आजकल के यंगस्टर्स बॉयज़ एंड गर्ल है वो एक्चुअली ट्रू लव को उनको लगता है कि लुक्स को देखकर जैसे यदि मेल है तो फीमेल को पहले लुक्स को देखेगा, फीमेल है तो मेल के लुक्स को देखकर। तो मैम क्या लुक्स भी मैटर करता है प्यार में? है। और एक लेवल ऐसा आता है कि वो सिर्फ मैरिज रह जाती है, उसमें से प्यार चला जाता है। भाई समाज में रहना है तो समाज के दायरे में जी, आपको रहना बिल्कुल। होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है फ्रीडम। अगर कोई इंसान आपको सच्चा प्यार करता है, वो आप जैसे हैं ना, आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसने आपको पसंद ही आपके ओरिजिनल रूप से किया है। फिजिकल तक पहुंच जाते हैं। मैम बहुत बिल्कुल। क्विक हो जाता है और फिर बाद में पता लगता है कि अब शादी नहीं करनी और उनको गिल्ट लगने लग जाता है कि मैंने क्या कर लिया ऐसा? और ये तो लुक्स को लेकर केवल मैं मानती हूँ कि ये अट्रैक्शन है, ये लव नहीं है। क्योंकि वो पर्सन आपको हर समय बदलने में लगा रहता है, या फिर वो आप जैसे हैं, आपको वैसे एक्सेप्ट करता है। कि अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करके आपको मैरिज की नज़र से देख रहा है, तो वो कभी भी अर्ली आपको किसी भी चीज़ के लिए ऐसे फोर्स नहीं करेगा। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की ऐसे कौन से 3 से 5 मैम फैक्टर है जिससे हमें पता लगता है कि रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल है? कभी तो बहुत ज़्यादा गाली दे देना, मार-पीट देना, हाथ उठा लेना और फिर सॉरी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, नहीं आई लव यू मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इस तरीके से जो है ना कन्फ्यूज़ करके रखना में जो है ना, ऐसा नहीं कि वो एक-दूसरे को मार रहे थे, चिल्लम-चिल्ली, रोज़ का कोई कलेश नहीं था उनके घर में। हुँ। बट इमोशनली अनअवेलेबल होने की वजह से जो फीमेल की मेन रिक्वायरमेंट थी, इस तरीके से उनकी दूरी आती रही, दूसरे लोग उनकी लाइफ में आ गए और उस 3 साल के बच्चे का कोई कसूर ना होते हुए भी अब उसे पेरेंट्स का ये जो सेपरेशन, जो डाइवोर्स है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े यस। कि चलो ठीक है, मूव ऑन करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। देखो गारंटी तो दूसरी शादी की भी नहीं मैम होती। नहीं है मैम। ये फिर अगेन एक जुआ जैसा है, वही खेल रहे हो बात आप, हाँ, हार भी सकते बिल्कुल। हो, जीत भी जी, भी सकते हो। सर मैम तो क्या पुराने रिलेशनशिप को क्योंकि पुराने रिलेशनशिप के अंदर तो बहुत सारे टॉक्सिन्स था। अब वो एक नए रिलेशनशिप में जा रहा है। तो मैम क्या पुराने रिलेशनशिप के जो टॉक्सिन्स है वो क्या नए रिलेशनशिप के अंदर नहीं आनी चाहिए? वैसे नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैम फिर भी वो कहीं न कहीं पे वो एक बोलता है ना वो बैक फेलियर जो आता है बैक फेलियर चलता रहता है, वो कहीं न कहीं पे अप्लाई हो जाता है। तो मैम उसके लिए कैसे किया जाए? देखिए सो वेलकम मैम आज के इस पॉडकास्ट में। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं मैम। और लोगों को पार्ट 1 बहुत पसंद आया। लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी चीज़ें लिखी है। उनको लगा कि कुछ मैम और अपने इनसाइट्स बताएँ एक रिलेशनशिप को लेकर। सो मैम मैंने एक्चुअली उस कमेंट्स को देखा एंड हम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि आपके साथ मैं वापस एक बार पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। और आज मैंने इस पॉडकास्ट को मैम 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लव, रिलेशनशिप एंड डाइवोर्स। सबसे पहले मैम मैं वापस वंस अगेन आपका वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सुनील। और पार्ट 1 का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप फिर से कानपुर से मेरठ ये शूट करने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। इस पॉडकास्ट को भी उतना ही अमेजिंग बनाने की कोशिश करते हैं। यस मैम, ये पॉडकास्ट भी काफ़ी लोगों को लिए हेल्पफुल होगा और काफ़ी लोग बाग इससे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैम हम बात करना चाह रहे हैं आज इस पॉडकास्ट में लव को लेकर। जैसे ही मैम हम प्यार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी इमेजेस आती है। जैसे हम बात करते हैं राधा कृष्ण की बात करते हैं, है ना? हम बात करते हैं कि मुमताज़ की बात करते हैं, हम बात करते हैं जोमियो लुलू की बात करते हैं। तो मैम एक्चुअल लव क्या होता है? देखिए लव ना एक ऐसा इमोशन है जो मिक्स ऑफ केमिकल रिस्पॉन्सेस एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पर बेस है। जिसे प्यार लव हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन, जिसका नाम ही है लव हार्मोन, जो हमारे अंदर बॉन्डिंग फील कराता है। हम किसी पर ट्रस्ट कर पाते हैं, हमें बहुत सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है, जिससे भी हमें प्यार का एहसास मिलता है। तो हम नेचुरली ना लोगों के बीच में सेफ फील करना शुरू कर देते हैं, कनेक्टेड फील करना शुरू कर देते हैं। और अगर इसे केमिकल उससे देखा जाए तो जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामीन का एक मिक्सचर है ये। तो अब जो लव है वो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है और हम सबको चाहिए होती है। यस। लव से ही किसी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। मैं उन रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। एक रिलेशनशिप हमें जन्म से मिलती है, जो हमारी माँ बाप हमें दुनिया में लेकर आते हैं। सो वो लव की वजह से ही लेकर आते हैं। राइट। तो यानी कि हमारी जो फाउंडेशन है, जो शुरुआत है, उसमें लव ऑलरेडी है। तो लव एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है जो हमें फ्लरिश करने में बहुत मदद करता है, जो हमें सेंस ऑफ सेफ्टी देता है और हमें खुश रहने में बहुत मदद करता है। किसी भी इंसान के पास कुछ भी हो, अगर उसके पास प्यार नहीं हो
तो उसे हमेशा अधूरापन लगेगा, उसे इनसिक्योरिटी होगी, वो लोनलीनेस का शिकार हो जाएगा, उसे तरह तरह के फियर्स घेर लेंगे, उसकी इनसिक्योरिटी उसको एंग्शियस बना देगी, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है और किसी भी हद तक उसको फिजिकल साइकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। तो लव एक इतनी इंपॉर्टेंट फीलिंग है और हम सभी क्रेव करते हैं। वो प्यार हमें माँ बाप का भी चाहिए, भाई बहन के बीच में भी होना चाहिए, दोस्तों में भी होना चाहिए। जब हम अपने पार्टनर को ढूंढते हैं तो उससे भी हम प्यार से ही जुड़ना चाहते हैं। तो यस। प्यार एक फाउंडेशन इमोशन है जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक चाहिए ही होता है। तो मैम लव और रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्यार जैसे भी मैं बता रही हूँ एक इमोशन है, एक यस। फीलिंग है, जिसमें केमिकल का भी रिस्पॉन्स है और आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का भी है। अब जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अगर हम कपल्स रिलेशनशिप पे ही फोकस कर रहे हैं राइट। तो वहाँ पर जब आपको किसी के लिए प्यार फील होता है, आप किसी पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, किसी की कंपनी आपको अच्छी लगती है, उसके साथ अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस एक्सचेंज करना आपको अच्छा लगता है, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, उसके साथ आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है, तो धीरे 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 उसी प्यार की फीलिंग, उस ट्रस्ट बॉन्ड के डेवलप हो जाने से हम ना उस फीलिंग को ना एक स्ट्रक्चर के रूप में पूरा शेप देना चाहते हैं। और वही होती है रिलेशनशिप, जहाँ पर उस प्यार की फीलिंग को जो भी हम फील कर रहे हैं उसे हम लगातार फील करते रहें। हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसको रिलेशनशिप का नाम देना चाहते हैं। तो अब जब भी कोई इंसान प्यार से शुरू होकर रिलेशनशिप में जाता है यस। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो रिलेशनशिप में शुरुआत में जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम दे दिया या आई एम डेटिंग समवन इस तरह से, यस। फिर धीरे धीरे आप ना कमिटेड हो जाते हैं, कहते हैं एंगेज्ड है ना, आप कमिटेड हैं। फिर अगर आप वही सेम प्यार को फील करते रहते हैं तो देन फिर आप मैरिज का डिसीजन लेते हैं कि राइट। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप अब मुझे जो चाहिए वो मुझे मैरिज चाहिए। तो शुरुआत एक दूसरे को जानने से होती है, उसके लिए इनिशियली दोनों के मन में कुछ तो फीलिंग आनी चाहिए। जब वो साथ में मिलके एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे स्टेजेस पे नाम बदलते जाते हैं और फाइनली ये रिलेशनशिप का नाम मैरिज हो जाता है। और फिर उस मैरिज में दो लोग तभी तक खुश रह सकते हैं जब तक वो वैसा ही प्यार फील करते हैं जैसे प्यार से उनकी शुरुआत हुई थी। बट बहुत सारी मैरिजेस में क्या होता है कि वो शुरुआत में जो प्यार फील कर रहे थे वो प्यार धीरे धीरे उनके अंदर से कम होता चला जाता है और एक लेवल ऐसा आता है कि वो सिर्फ मैरिज रह जाती है, उसमें से प्यार चला जाता है। राइट और मैम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्यार को एक स्ट्रक्चर एक मैरिज का रूप नहीं दे पाते, पर वो प्यार फील ही करते रहते हैं, साल दर साल उस प्यार वाले इमोशन में ही घूमते रहते हैं, भुला नहीं पाते उसे, रिलीज नहीं कर पाते उस फीलिंग को, क्रेव करते रहते हैं उसके लिए। लेकिन कभी सोसाइटी की वजह से, कभी फैमिली की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से वो उसे शादी में कन्वर्ट नहीं, ऑफिशियल एक रिलेशनशिप में नहीं, जैसे अब तो रिलेशनशिप चाहे वो लिव इन भी हो, मैरिज भी हो, है ना, या फिर जस्ट अगर ऐसे भी मैंने देखे हैं कि अगर आपके घर वाले की कंसेंट नहीं है, आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग ऐसा भी डिसीजन लेते हैं कि इसी से प्यार करते रहेंगे, शादी नहीं करेंगे शादी नहीं किसी से। करेंगे। यस मैम, होता ठीक है, है। तो कुछ लोग इस हद तक भी चले जाते हैं कि अगर इससे शादी नहीं होगी कोई बात नहीं, प्यार करने से तो कोई नहीं रोक सकता ना, राइट। शादी करने से तो कोई रोक सकता है। हाँ। तो प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिलेशनशिप एक उसी का एक स्ट्रक्चर है कि अब आप ना भाई समाज में रहना है तो समाज के दायरे में सही, आपको रहना बिल्कुल। होगा। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं किसी से प्यार करूं और उससे कोई शादी करके उसको नाम ना दूं, अपना एक घर परिवार ना बनाऊं, बिल्कुल। तो समाज उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट प्यार तभी भी प्यार रहेगा अगर वो सोसाइटी के नॉर्म्स में नहीं भी फिट होता है, तब भी वो प्यार प्यार रहेगा। लेकिन क्या होता है, इतना रिजेक्शन मिलेगा, इतना आपको ब्लेम शेम किया जाएगा कि आपका सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना एक नाम दिए रिलेशनशिप का। प्यार की खूबसूरती उससे कम नहीं होती है, लेकिन टॉर्चर जो इतना होता है उसकी वजह से फिर और नेगेटिव इमोशंस फील होने से वो प्यार फील यस। होना कम हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो इसीलिए प्यार को एक सभी लोग एक नाम देते हैं, रिश्ता ना। उस रिश्ते को शुरुआत में मैंने बताया कि डेटिंग कर रहे हैं हम, फिर हम कमिटेड हो गए हैं, कमिटेड हो देन फिर गए। हम मैरिज में चले यस गए मैम। हैं। मैम आज हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो ये जानना चाह रही है कि वो ट्रू लव को कैसे आइडेंटिफाई करे। देखिए, ट्रू लव में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, फ्रीडम। अगर कोई इंसान आपको सच्चा प्यार करता है, वो आप जैसे हैं ना, आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसने आपको पसंद ही आपके ओरिजिनल रूप से किया है।
तो वो आपको जैसे आप हैं वैसा रहने की आज़ादी देगा। वो आपको रिस्पेक्ट देगा, वो आपको स्पेस देगा, वो आपके ड्रीम्स के बारे में बात करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, कभी आपका सपोर्टर, कभी आपका वेल विशर बनेगा, वो कभी आपका क्रिटिक भी बनेगा, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपको तोड़ दे। वो इस तरह से आपका क्रिटिक बनेगा कि उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको मोटिवेट कर रहा है, और वो आपको आप ही रहने देगा। आप पे शक करने की बजाय वो विश्वास करेगा, आपके सपनों राइट। को आगे बढ़ाएगा। सच्चा प्यार तो यही होता है। लेकिन एक होता है कि पजेसिवनेस। बस लोग ना यस। पजेसिवनेस को ऐसे कहते हैं कि ये सच्चा प्यार है। नहीं, पजेसिवनेस में आप ना बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं। आप दूसरे इंसान को फ्री नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो पजेसिवनेस एक अलग चीज़ है। उसको सच्चा प्यार नहीं कह सकती कि देखो कितना पजेसिव है, मुझसे किसी और से प्यार नहीं करता, यस। बात नहीं करने देता, तो मुझसे कितना प्यार करता है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पजेसिवनेस है जिसके पीछे की लेयर्स हैं इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ ट्रस्ट, माइट बी पुराना कोई बैड एक्सपीरियंस जिसकी वजह से एक इंसान पजेसिव हो गया। माइट बी उसने एक फेलियर चाइल्डहुड, अपनी जो चाइल्डहुड में एक फेलियर रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स का देखा हो या किसी क्लोज रिलेटिव में देखा हो, और उसे ऐसा लगा हो कि अगर फ्री छोड़ दिया तो सामने वाला पर्सन चीट कर सकता है। तो उसके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी ऐसी होगी, उसके अंदर कुछ फियर्स ऐसे होंगे जो उसे पजेसिव बना रहे हैं। उसे इन्फॉर्म्ड रहना है। आप कहाँ गए हैं, किससे बात करते किससे हैं, बात क्या कर रहे हैं? पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करना चाहते हैं, सब चीज़ों में वो इन्फॉर्म्ड रहना चाहता है क्योंकि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता कंट्रोल है। कर एज़ अ तो रोबोटिक्स वो पे। सच्चा प्यार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा इंसान आप पर इतना नेगेटिवली फ़ोकस्ड है कि वो आपको फ्रीडम ही नहीं दे रहा है। और फिर क्या होगा कि इतना बाँध के रखने की वज़ह से प्यार ही खत्म हो जाएगा, और प्यार खत्म होते ही हाँ, रिलेशनशिप का मतलब खत्म हो जाता है। फिर बस एक वो बंधन रह जाता है। राइट। तो पजेसिवनेस नहीं, ट्रू लव पे हमें जाना चाहिए। ट्रू लव को पहचानने के लिए सबसे अच्छा है कि वहाँ पर एक रिस्पेक्ट होती है, फ्रीडम होती है। वो रिस्पेक्ट या फ्रीडम एक के लिए नहीं होती है, वो दोनों के लिए होती है, म्यूचुअल होती है। ऐसा नहीं है कि ट्रू लव का मतलब ये है कि लड़की को ही फ्रीडम दी जाएगी तभी लड़का ट्रू लव करता है। सेम रूल लड़कियों पे भी अप्लाई होता है। तो जब भी रिलेशनशिप में इस तरीके की आपको साइंस मिलते हैं तो वहाँ ट्रू लव होता है। मैम आजकल आजकल के यंगस्टर्स बॉयज़ एंड गर्ल है, वो एक्चुअली ट्रू लव को उनको लगता है कि लुक्स को देखकर, जैसे यदि मेल है तो फीमेल को पहले लुक्स को देखेगा, फीमेल है तो मेल के लुक्स को देखकर। तो मैम क्या लुक्स भी मैटर करता है प्यार में? देखिए, लुक्स ना मैटर करते हैं, बट केवल लुक्स के बेसिस पर आप किसी से प्यार में पड़ जाएँगे, ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। ये उन लोगों के साथ होता है जो लोगों को लुक्स बहुत अट्रैक्ट करता है, मैटर करता है। हुँ, जिनके अंदर साइकोलॉजिकली ये फिट होता है कि जो इंसान सुंदर दिख रहा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, कोई लड़की ब्यूटीफुल है, तो वो उसे परसीव कर लेता है कि ये इंटेलिजेंट भी होगी, ये केयरिंग भी होगी, ये हर तरीके से कॉम्पिटेंट होगी, मेरे साथ कंपैटिबल होगी। तो वो उनके खुद के बायसेस होते हैं। लेकिन किसी की शक्ल सूरत अच्छी होने से, उसकी गुड लुकिंग होने से ये कहीं प्रूव नहीं होता कि वो पर्सन इन जनरल टोटलिटी में भी वैसा ही अच्छा होगा या आपके लिए एक आइडियल पार्टनर आगे चलकर साबित होगा। ये एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, इसको लव कहना सही नहीं है। क्योंकि ओके। ये एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है जहाँ आपने सामने वाले को देखा वो वेल मेंटेन्ड है, फिट है बॉडी में, या अच्छे से ग्रूमिंग अच्छी है अच्छा, उसकी, हाँ, तो आप अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। लेकिन अगर कल को उसकी शक्ल में कुछ भी चेंज आ गया, हाँ, या उसके पास वो फिजिकल अपीयरेंस को मेंटेन करने के मेंटेन लिए नहीं सही रहा है, कुछ भी, राइट मैम, ठीक है, क्योंकि लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है ना, अनप्रेडिक्टेबल है, सडनली कुछ हो सही, सकता है। हाँ, कुछ भी हो तो सकता फिर है। आपकी जो लव की फाउंडेशन थी वही हिल जाएगी, फिर लव गायब हो फिर तो जाएगा, लव गायब हो क्योंकि जाएगा, आपका प्राइमरी फोकस किसी के लुक्स पर था। लुक्स पे था। और स्किन आपकी एज चेंज डे होगी बाय डे होगी, चेंज होगी ठीक मैम, है ना, आप जैसे जैसे एज और बढ़ेगी आपकी, तो आपका जो लुक्स है वो बदलता रहेगा। बिल्कुल, तो जब आपकी फाउंडेशन इतनी वीक होगी तो आपका लव गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस जो है ना वो उस चीज़ पर है जो हर पल बदल रही है। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन होगी क्वालिटीज़ पर, तो क्वालिटीज़ क्या होती है, एज के साथ यस, निखरती हैं, निखरती है मैम, लेकिन लुक्स एज के साथ ढलता काम है। ढलता है, तो दोनों। इसलिए फाउंडेशन सही रखना हुँ, बहुत ज़रूरी है। तो लुक्स को लेकर केवल मैं मानती हूँ कि ये अट्रैक्शन है, ये लव नहीं है। राइट। मैम बात करना चाहेंगे अब रिलेशनशिप को लेकर, तो मैम रिलेशनशिप के अंदर ऐसे कौन से एक एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की ऐसे कौन से 3 से 5 मैम फैक्टर है, जिससे हमें पता लगता है कि रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल है? देखिए, जब आप रिलेशनशिप की शुरुआत में हैं, ये तो फैक्टर्स तभी देखे जाते हैं। यस, तो जब आप किसी को डेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो पर्सन
आपको हर समय बदलने में लगा रहता है, या फिर वो आप जैसे हैं, आपको वैसे एक्सेप्ट करता है। सिर्फ़ आपको पोलाइटली बिना आपको हर्ट किए कभी उसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना हो आपको बेहतर करने के लिए, तो वो बहुत ही तरीके से आपको कुछ बताता है, बट वो ओरिजिनली आपको एडमायर करता है, आपको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम सबको ना एक्सेप्टेंस चाहिए। राइट। तो अगर कोई पर्सन आपको एज इट इज़ जैसे आप हैं एक्सेप्ट करता है, आपको वो एडमायर करता है, और वो आपको ना फ्रीली एक्शन लेने देता है, ये नहीं कि हर समय वो आपको ऑपरेट कर रहा है एक रिमोट से, तो ये एक ग्रीन फ्लैग होता है कि ये पर्सन आपकी ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे डील करता है, राइट। क्योंकि लाइफ में ना कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपको बिल्कुल। स्ट्रेस देगा। यस मैम। आप भी परफेक्ट नहीं है, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है, उससे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, और आप और उससे नहीं, किसी और की वजह से भी कुछ ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कोई स्ट्रेस चैलेंज आ सकता है। तो वो पर्सन उस सारी चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे डील करता है, ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी ट्रू नेचर रिवील होती है। जब तक सब रोज़ी रोज़ी होता है तो हर इंसान बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक इंसान की असलियत तभी पता चलती है जब कोई स्ट्रेसफुल पैनिक करने वाली पैनिक सिचुएशन आती सिचुएशन है, होती है उसके कि हमें वो कोई। उसको कैसे डील करता है। राइट मैम। तो उससे रिवील होता है ये कि उस पर्सन का ओरिजिनल वे क्या है, क्योंकि उसी में ही हम ना अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। हाँ, हमारा एग्रेशन, एग्रेशन है हमारा, हमारा मान लीजिए हमारी स्ट्रेस हैंडलिंग स्ट्रेस हैंडलिंग कैसी कैपेसिटी स्किल्स है। है वो बहुत ही पुअर है। पुअर है मैम, सही हम बात एकदम है। भड़क जाते हैं, एकदम से विड्रॉ करने लग एंजाइटी में जाते चले गए हैं। थे हम, डिप्रेशन में चले जाएंगे हम, कुछ ऐसा कुछ करने लग जाएंगे, अल्कोहलिक हो जाएंगे, स्मोकिंग स्मोकिंग करने लग जाएंगे हम। हम्म, और हम सबसे बड़ी बात है वो जो एग्रेशन है हम अपने पार्टनर पे ही उतारने लग जाएंगे। एग्जैक्टली वो आपको कैसे ट्रीट करता है, कैसे सिचुएशन से डील करता है, कैसे दूसरे लोगों से डील करता है, ये ज़रूर नोटिस करना चाहिए। क्योंकि जब सब कुछ एक फाइन, एक बढ़िया सी जगह में आप बैठे हैं, कंफर्ट कोजी एनवायरनमेंट में, उस टाइम तो कोई भी नॉर्मली अच्छा बिहेव कर लेगा। लेकिन जब भी एडवर्स सिचुएशन चल रही है, उस टाइम पर एक इंसान का बिहेवियर कैसा है, वो उसके ट्रू सेल्फ को रिवील करता है। तीसरा, जब भी आप किसी को डेट कर रहे हो तो आप ये सोचिए कि वो हमेशा आपसे शॉर्ट टर्म अभी की बातें करता है या कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनाता है आपके साथ। अगर कोई भी पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म्स प्लान भी बनाता है, तो उसका मतलब है कि वो आपको लॉन्ग टर्म एक पार्टनर की तरह ना, लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड की तरह एक कंसिडर करने की सोच रहा है अपने मन में। क्या वो आपसे सब कुछ शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी सब चीज़ें चाहता है? वो आपसे फिजिकल इंटीमेसी भी जल्दी चाहता है। राइट। वो हर चीज़ में ना ये चाहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते। कोई भी जेंडर हो सकता है। जो इस तरीके की कंडीशंस लगता है तो वो एक रेड फ्लैग है। जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में विश्वास करेगा वो आपको कभी भी अर्ली किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा सामने वाला मेरा ही है और हर चीज़ ब्यूटी एंड ग्रेस के साथ एक एज पे, एक स्टेज पर ही होगी। लेकिन जिन लोगों को बस ये है कि अभी तो टेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, यस पता राइट। नहीं आगे कुछ होगा या नहीं होगा, अभी जितने बेनिफिट्स ले लेते हैं उतना ले लें, इस किसी की इंटेंशन नहीं होगी, किसी के अंदर डाउट होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो इस तरीके से एकदम आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करके आपको मैरिज की नज़र से देख रहा है, तो वो कभी भी अर्ली आपको किसी भी चीज़ के लिए ऐसे फोर्स नहीं करेगा। तो वो कुछ एक बाउंड्री ऐसी मेंटेन करके रखेगा जिसमें एक ग्रेस रहे, जो हमारे इंडियन कल्चर मैरिजेस की ब्यूटी है। पीटी है। राइट। तो वही है ना, अगर आप मैरिज से पहले ही सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो तो फिर फिर वो मैरिज के बाद ग्रेस। का चार्म तो कुछ भी नहीं बिल्कुल रहेगा मैम, ना। वो तो राइट है मैम, बिल्कुल। तो कुछ इनिशियली ऐसी चीज़ें आपको अपने पार्टनर में ज़रूर नोटिस करनी बिल्कुल। चाहिए। उसके चाइल्डहुड के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, उसके अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, क्योंकि वो उसी ने ही उसको शेप दी है वैसे। राइट। तो उसके बारे में आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। कोई अगर अवॉइड करता है, कंफर्टेबल नहीं है अपने पास्ट के बारे में बात करने के लिए, तो समझिए कि कुछ चीज़ें वो आपसे हाइड करना चाह रहा है। वो कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं चाहता कि उसकी कुछ लाइफ के सीक्रेट्स, रियलिटी ऐसे पता चले। तो उससे उसके बारे में खुलकर बात कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में है। अगर आप इन सब डिटेल्स में नहीं जाएँगे, इतना अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तो क्या होगा कि कुछ जब सामने उसका बिहेवियर के रूप में या रिलेशनशिप के फेलियर के रूप में कुछ चीज़ें सामने आएँगी, तो आपको चीटेड फ़ील होगा। या आपको ना बहुत ही ज़्यादा उसको हैंडल करने में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो अननेसेसरी आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि अभी आप कमिटेड नहीं है किसी से पूरी तरीके राइट से। मैम, ऐसे तो आप ना अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, आपको जानने का पूरा अधिकार है।
आप शॉपिंग करने भी जाते हैं तो एक चीज़ को उलट-पलट के बिल्कुल। कितना देखते हैं, है ना? अगर आप एक कपड़ा भी खरीदने गए तो उसका देखते हैं कि फैब्रिक कैसा है, फैब वॉशिंग के बाद कलर तो नहीं चला जाएगा, श्रिंक तो नहीं हो जाएगा। आप 50 सवाल पूछते हैं, कलर सब कुछ ठीक देखते है? हैं, प्राइस तक जबकि देखते हैं, मटेरियल तो आप कभी भी चेंज कर सकते कभी हैं। चेंज कर सकते हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर जब आप चूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर सिर्फ़ आप 2-4 फ़ैसिनेटिंग सी चीज़ें देखकर आप बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। ऑल्दो लव को ब्लाइंड कहा जाता है, बट जो लोग ब्लाइंड फेथ के साथ लव में इन्वॉल्व हो जाते हैं और शादी तक का डिसीजन लेते हैं, बाद में रिग्रेट ही करते हैं। तो लव हुँ, को ब्लाइंड नहीं, ओपन आइज से देखना चाहिए, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ के बारे में है। ये इसका इफ़ेक्ट बहुत होगा। आपका एक डिसीजन रॉन्ग गया, उस बीच में आपकी ज़िंदगी में बच्चे आ गए, उनका क्या होगा? बिल्कुल मैम, जो इतना आपने शादी में खर्चा किया है, उम्मीदें जोड़ी हैं, परिवार जुड़े हैं, समाज में एक मैसेज गया है कि आप मैसेज अब किया। शादीशुदा हैं। कल को अगर आपके गलत डिसीज़न की वज़ह से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस शादी में फँसे रह जाओ अब, कि आपका गलत डिसीज़न हो गया। लेकिन उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ते हैं ना, कितना हेवी अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है, राइट, ठीक है? और भी बदनामी भी होती है। आज भी हमारे सोसाइटी में स्टिग्मा है डाइवोर्स वग़ैरह को लेकर, बिल्कुल मैम, इतना ईज़िली एक्सेप्टेबल नहीं नहीं है। है, चेंज आ रहा है लेकिन इतना ईज़ी एक्सेप्टेबल नहीं है ना ये सब चीज़ें। एंड फिर आपके ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। फिर आपको ना आगे चल के बहुत चैलेंजेस आते हैं। बच्चों की सारी ज़िंदगी बिखर जाती पैरेंटिंग है। मैम, बच्चों की बहुत बहुत पैरेंटिंग, कुछ होता है ऐसा। कई बार तो पेरेंट्स ही या फैमिली मेंबर्स सदमा नहीं झेल पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई बीमारी पड़ गया या किसी के घर में कुछ हादसा ही हो गया। तो बहुत सारे ऐसे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसको बहुत डेप्थ में समझ कर लेना होता है। तो अब साइंस तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, राइट मैम, उनको सबको कवर नहीं किया जा सकता, बट ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई लव यू कहने से या फिर एक दूसरे की थोड़ी केयर करने से ज़िंदगी चल जाएगी। आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखना है, बिल्कुल। उसकी हेल्थ भी देखनी है आपको। आजकल हेल्थ हिस्ट्री भी है देखना बहुत मैम, ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी हो गया, ठीक यही है? है, क्योंकि अगर आपके उनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी है, कोई ठीक बीमारी है? है, या किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा डेब्ट है कि जो है ना उधारी बहुत चढ़ा रखी है उन्होंने, कर्ज़े में फाइनेंस हैं हाँ, बहुत कर्ज़े सारी। में है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखिए, मेरे क्लाइंट्स आकर बताते हैं, मैडम शादी के टाइम तो इनकी 4 दुकानें थी, 4 बड़ी दुकान कोठी थी बिल्कुल थी, और शादी तो करते ही बात इनका कुछ भी नहीं रहा, 2-3 महीने में सब साफ हो गया। और ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो राइट आपको मैम, सही हिस्ट्री है, खंगालनी पड़ेगी कि इनके ऊपर कोई ऐसा डेब्ट तो नहीं है या इनकी कोई फैमिली की ऐसी कोई हेल्थ हिस्ट्री तो नहीं चली आ रही है। तो बड़े सारे एंगल से आपको सब चीज़ें एक्सप्लोर करके तब बहुत वाइज़ डिसीजन लेना चाहिए, तब जाकर आपको किसी से कमिटेड होना चाहिए। क्योंकि आप एक इन्फैचुएशन में कमिटेड हो जाते हैं और फिर बड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है, तो आप ऐसे वाले में हो जाते हैं कि कोई चीज़ गले में अटक गई है। ना आप निगल सकते, ना आप ना उगल बाहर सकते सके हैं। थे, तो फिर वो आपके ट्रॉमा, डिप्रेशन का वो कि ये सब चीज़ें आपको घेरने लगती हैं। आप अपने डिसीज़न को रिग्रेट करने लगते हैं। कई बार आपको गिल्ट, शेम होने लग जाती है कि मैंने क्यों इतना इन्वॉल्व हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ट्रेंड है ना कि बहुत जल्दी इन्वॉल्व होके फिर फिज़िकल तक पहुँच जाते हैं। मैम बहुत बिल्कुल। क्विक पहुँच जाता है और फिर बाद में पता लगता है कि अब शादी नहीं करनी और उनको गिल्ट लगने लग जाता है कि मैंने क्या कर लिया ऐसा? एग्जैक्टली तो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी से कमिटमेंट करने से पहले और कुछ और बोल्ड स्टेप लेने से पहले पहले इन सारे एरियाज को अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है ना। हमेशा से एक डायलॉग आता है ना, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि आपने जो है ना अभी खेला और खेल खत्म हुँ, हो गया। नहीं भाई, गुड्डे गुड़ियाओं में तो आपका क्या है ना कि शादी करने के बाद झगड़ा हो गया तो तू अपना गुड्डा अपना, मैं अपनी गुड़िया अलग। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में आप कमिटेड हो जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में तो या कोई भी मैरिज हो, यस मैम, है ना? तो उसमें तो एक कमिटमेंट आता ही है ना, बहुत सारी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें आती हैं, बदल जाती हैं एकदम से चीज़ें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम कई पेरेंट्स का डाइवोर्स होने के बाद में उनके बच्चे मैम बहुत पेरेंटिंग को लेकर, तो मैम ऐसे कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिसको हम बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग कर पाए अब डिवोर्स के बाद में। देखिए जब भी डाइवोर्स होता है तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है। हम्म, अब उसमें भी ना बहुत सारे अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, जैसे मैं आपको केस एग्जांपल देती हूँ। यस। एक लेडी मेरे पास आई, वो हम्म, डिप्रेशन में थी और वो 18 साल से एक अब्यूज़ रिलेशनशिप में थी अपने हस्बैंड के साथ। राइट। एक ट्रॉमा बॉन्डिंग थी कि मतलब वो आदमी उन्हें टॉर्चर भी करता था, कभी वो उन्हें ऐसा प्यार भी जताने की और पैच अप करने की कोशिश करता था। वो समझ नहीं पा रही थी, कन्फ्यूज़ हो रही थी कि ये आदमी मुझे प्यार करता है या मुझे टॉर्चर करता है। क्योंकि कभी तो बहुत ज़्यादा गाली दे देना, मार-पीट देना, हाथ उठा लेना और फिर सॉरी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, नहीं आई लव यू, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इस तरीके से जो है ना कन्फ्यूज़ करके रखना।
अब्यूज़ करना, इमोशनली, हम्म। फिज़िकली हैरेस करना, ये सब चीज़ें करके। अब उनके पास 2 बेटियाँ थी। अब 18 साल एक औरत ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही है, तो उसको अंदर-अंदर घुट-घुट के डैमेज हो गया। वो कन्फ्यूज़ थी बहुत ज़्यादा। बच्चियों ने अपनी माँ को मार खाते हुए भी देखा, गालियाँ सुनते हुए भी सब सुनी उन्होंने कि फादर कैसा बिहेव कैसे कर रहे बिहेव हैं, करें? और फिर कैसे मैनिपुलेट करके माँ को फिर से कन्विंस कर लेते हैं अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, सब देखा। तो जब बहुत हम्म। अति हो गई कि उस आदमी ने एक दिन बहुत ज़्यादा मारा उनको, तो बेटियों ने कहा कि छोड़ दो इस आदमी को। ये ना आपका पति बनने लायक है, ना हमारा बाप बनने लायक है। हम तो अंदर-अंदर नफ़रत करते हैं इस आदमी से। मम्मी बहुत हो गया। चलो हम तीनों ओ। अलग चलते हैं। अब अगर बच्चों ने ऐसा एक्सपीरियंस लंबे समय तक देखा है और वो समझ गए हैं कि फादर बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, या उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और मेरी मदर टॉर्चर हो रही है। तो वहाँ पर तो उन बच्चों को फ्रीडम फ़ील होगा, क्योंकि उनको जो इनडायरेक्ट टॉर्चर हो रहा है, घर में जो राइट। खराब माहौल है, तो वो तो फ्री हो गए ना उससे। तो वहाँ रहकर उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी। अब वहाँ से निकल गए तो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, क्योंकि वो जो रोज़-रोज़ का टॉर्चर था, जो गालियाँ थी घर में, जो मार-पिटाई का सीन था, ये सब रोना-पीटना देख रहे थे, वो सारे एपिसोड्स खत्म हो जाएँगे। तो इन बच्चों के लिए क्या रहा, ये सिचुएशन एक ऐसी ब्लेसिंग्स बन जाएगी, जहाँ पर वो ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को हील कर लेंगे। हम्म। ऐसा नहीं कि उन्हें हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उनके अंदर भी बहुत सारी सप्रेस्ड इमोशंस ऐसे होंगे, उनको भी थेरेपिस्ट से बात करने की ज़रूरत होगी, उनको भी हेल्दी प्रैक्टिसेज़ जैसे मेडिटेशन, ब्रीथिंग करने की, हम्म। अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देने की, कुछ रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करने की, अपने जो एक बुरी रिलेशनशिप की इमेज छाप उनके अंदर पड़ गई है, उनको उसको। ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो एक बड़ी डॉटर थी, उसने तो बोला था, "मैं कभी शादी नहीं करूँगी। अगर शादी ओहो। ये होती है तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी।" जो छोटी वाली डॉटर थी, वो 8 साल छोटी थी, बड़ी वाली अपनी सिस्टर से। हम्म। तो अभी उसने इतनी समझ नहीं थी, तो उसने ओपिनियन नहीं बनाया था, लेकिन बड़ी वाली ने ओपिनियन बना लिया था, क्योंकि वो 16 साल की थी, शादी के 2 साल बाद वो पैदा हुई थी। तो उसने हम्म। ओपिनियन बना लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। तो वहाँ पर आप देखिए उस बच्चे के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो डेली की अब्यूज़ तो खत्म हो गई, डेली का टॉर्चर। लेकिन वो जो अंदर माइंड में। कंडीशनिंग हो गई, जो माइंड में अंदर जो एक ट्रॉमा बैठा था, वो थोड़ी ना एकदम से अलग होते ही ठीक हो नहीं। जाएगा। उसके लिए तो हीलिंग। तो वो अपना भी ट्रीटमेंट ले रही थी, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस थी, और उन्होंने कहा बेटी की भी मेरे को आपसे काउंसलिंग करानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फेलियर मैरिज का इस पर ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि ये भी मैरिज ना करे, क्योंकि सब लोग तो ऐसे नहीं निकलेंगे ना जैसे मेरा आदमी निकल गया। राइट मैम। और बात भी सही है, जनरलाइज तो नहीं कर सकते जनरलाइज तो ना, नहीं कर सकते। सक्सेसफुल मैरिजेस भी हैं। राइट। लेकिन जिसने इतने क्लोज रिलेशन में ऐसा देखा है और दिन रात अपनी माँ को पिटते, गालियाँ खाते, रोते बिलखते देखा है, वो बच्ची और क्या मैसेज लेगी? वो यही तो मैसेज लेगी कि इस तरीके से। हम्म। और उसने देखा 18 साल मेरी माँ ने बिता दिए, मेरी माँ इस चीज़ को तोड़ ही नहीं पाई। तो वहाँ पर बच्चे को क्या मैसेज जाएगा कि शादी से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। तो वो फँसना नहीं चाहती थी। जब मैंने उस बच्चे हम्म। से बात करी, उसने बोला कि मुझे स्टक नहीं होना है, क्योंकि स्टक नहीं शादियों होना है। से बाहर निकलना आसान नहीं होता मैम। तो मतलब आप समझ रहे हो कैसे मैम उसकी तो नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई। मैम ये आजकल ये रीज़न भी है ये यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स के जो शादी नहीं करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए कि अभी हमारे मेरठ में, आप कानपुर से मेरठ आए हैं, यहाँ पर यस। एक लेडी ने अपने पति को काट के ड्रम में बंद कर हाँ, दिया, है यस ना? मैम ये वो तो एक केस में ऐसी तो हाइलाइट न्यूज़ है कि बहुत सब हाइलाइट जगह न्यूज़ फैल थी। रही है। राइट मैम। उसके बाद बहुत सारे लोग, मेरे जो क्लाइंट्स अनमैरिड थे, जो मुझसे किसी न किसी वजह से कंसल्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोला मैम हमारा शादी से विश्वास उठता जा रहा है। ओह! फ़ियर्स आ रहे हैं। और इतने मेंस के साथ आजकल कितनी बैक टू बैक न्यूज़ आ रही बैक है। टू बैक न्यूज़ आ रही है। ठीक है, फीमेल्स के साथ अभी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में गलत हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, लेकिन अब मेल्स के रेशियो। साथ भी होने लगा है, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है कि सारे ही जेंडर्स में, जैसे फीमेल्स में डर बैठ जाता है, तो ऐसे मेल्स में भी आजकल डर बैठ रहा है, कि कहीं हमारे साथ ऐसे चीट ना हो जाए, कहीं हमें कोई इस तरीके से फँसा ना दे, या जान पे ना आ जाए बात। तो जभी भी इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स कोई देखता है, आस-पास रेफ़रेंस उठाता है, कुछ तो जैसे न्यूज़ में आ जाते हैं, न्यूज़ में लेकिन आता है। हर घर की तो न्यूज़ नहीं नहीं आती है आती ना। मैम, नहीं आती। लेकिन अगर किसी जैसे बच्चे ने ही देख लिया, या आपके क्लोज़ रिलेशन में, फ्रेंडशिप में आपने कहीं देख लिया, तो वो सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट डालती हैं, आपके अंदर फ़ियर, इनसिक्योरिटी वो डालती ही डालती हैं। और जैसे मैं बता रही थी कि इस बच्ची का ये माइंडसेट बन गया। हुँ। अब हम बात कर रहे थे कि डाइवोर्स का क्या इम्पैक्ट होगा। अब मान लीजिए हाँ। अफ़ेयर की वज़ह से डाइवोर्स हो गया। मैं आपको दूसरा केस बताती हूँ, यस मैम। जिसमें हस्बैंड-वाइफ का दोनों का अलग-अलग जगह अफ़ेयर चल रहा था। हुँ। दोनों वर्किंग थे। हस्बैंड काफ़ी बिज़ी रहता था, वाइफ़ को टाइम नहीं देता था, वाइफ़ के लिए इमोशनली अनअवेलेबल था।
वाइफ ने शुरू में बहुत कहा मुझे टाइम दो, आई नीड योर टाइम, पैसा ठीक है हम दोनों मिलकर कमा रहे हैं लेकिन मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए एंड ऑल। हस्बैंड ने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, तो उसकी इमोशनल नीड नहीं पूरी हो पा रही थी। तो उसके ऑफिस में उसको एक आदमी मिला जो ये समझ गया कि इसकी इमोशनल नीड है, और वो उसे टाइम देने लगा, थोड़ा कॉल वॉल करने लगा, इस तरह से उसकी इमोशनल बॉन्डिंग बन गई वहाँ पर। तो वहाँ पे वो अफेयर में आ गई। अब वो हस्बैंड से जो क्रेविंग थी ना कि, या बार बार रिक्वेस्ट करना कि मुझे टाइम दो, वो सब अब खत्म हो गई, क्योंकि वो तो नीड कहीं और से पूरी हो रही है। यस राइट। ठीक है। अब क्या हुआ कि पता चल गया हस्बैंड को, मोबाइल में मैसेजेस देख लिया उसने कि इसका तो अफेयर चल रहा है, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें हुई। खैर उसने, लेडी ने बोल दिया कि चलो सॉरी वॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और माफ़ कर देते हैं, कुछ नहीं। थोड़े दिनों बाद उसे पता चला मेरा हस्बैंड तो ऑलरेडी अफेयर में है। मेरे पे किस मुंह से उंगली उठा रहा था वो, उसको भी पता चला उसके अफेयर के बारे में। ठीक है ना। तो हस्बैंड का ऑलरेडी अफेयर था, लेकिन वाइफ का अफेयर पता चलकर उसने ओवर रिएक्ट किया, और ओवर वाइफ एक्ट ने किया। डर के मारे और अपनी फैमिली को बचाने के मारे उसने उससे आदमी से टेम्परेरी डिस्कनेक्ट भी कर लिया। राइट। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरा आदमी तो ऑलरेडी मुझे धोखा दे रहा है, तो उसने फिर रिकनेक्ट कर लिया उस आदमी से, और दोनों में फिर वही चीज़ हो गई, दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे थे, और कुछ टाइम के बाद उनका एक दूसरे की शक्ल देखना भी मुहाल हो गया। तो दोनों ने डाइवोर्स लेने का फैसला। अब उनका एक बेटा था 3 साल का। अब उस 3 साल के मासूम बच्चे का क्या कसूर? कुछ भी ठीक है नहीं। ना। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने आपस में जो है ना, ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को मार रहे थे, चिल्लम चिल्ली, रोज का कोई कलेश नहीं था उनके घर में, बट इमोशनली अनअवेलेबल होने की वजह से जो फीमेल की मेन रिक्वायरमेंट थी, इस तरीके से उनकी दूरी आती रही, दूसरे लोग उनकी लाइफ में आ गए, और उस 3 साल के बच्चे का कोई कसूर ना होते हुए भी अब उसे पेरेंट्स का ये जो सेपरेशन, जो डाइवोर्स है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। यस। ठीक है। तो आप ये समझिए कि ऐसे में बच्चों की, जो आप बोल रहे हैं कि कैसे परवरिश करें, परवरिश आप कर सकते हैं, अच्छा स्कूल उन्हें दे सकते हैं, आप खाने पीने को, कपड़ा सब सा कुछ बच्चा दे सब सकते दे हैं, सकते हैं। बट आप जो अगर फादर मिसिंग है तो उसकी कमी को कैसे पूरा नहीं करेंगे, कर मदर सकते। मिसिंग है तो उसकी कमी को कैसे नहीं पूरा कर करेंगे। सकते। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो इतने भाग्यशाली होंगे कि अगर उनके पेरेंट दूसरा कहीं शादी करते हैं तो उन्हें कोई ऐसा लाभ देने यस वाला मिल जाए, बिल्कुल मैम। लेकिन मोस्टली शैटर्ड ही हो जाता है बच्चा, सेट हो बुरी जाता है। तरीके से टूट जाता है, क्योंकि उसको ना एक पेरेंट का प्यार नहीं मिलता। भगवान ने, ईश्वर ने बहुत सोच समझ के माँ बाप का कॉम्बिनेशन बनाया होगा। राइट। कोई भी माँ कितनी भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, कितनी भी कमाओ या कुछ भी, कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो बाप की कभी पूरी नहीं कर सकती है। बिल्कुल। फादर का रोल फादर का ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेम फादर कितना भी बच्चे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे लेगा, फैसिलिटीज दे लेगा, पर जो माँ का प्यार है वो बच्चे को चाहिए। राइट। तो यहाँ पर बच्चा सफ़र डेफिनेटली करता ही करता है, उसकी सफरिंग आप थोड़ी कम कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर वो बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्हें तो रीज़न आप क्या ही एक्सप्लेन करोगे, उनको तो कुछ उसको समझ तो में नहीं पता ही नहीं आएगा। लगेगा लेकिन उसको। जब वो बड़े होंगे, आप उन्हें क्या स्टोरी बताते हो? अगर आप उन्हें ये बताते हो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, अगर सपोज़ कोई लेडी है और वो बोलती है ऐसे लैंग्वेज में, तेरे बाप ने मुझे चीट किया, दूसरी हाँ। औरत के साथ था और मेरे साथ तो अत्याचार हो गया, ये उसके दिमाग में वो जो नेगेटिव इमेज बन रही है मैरिज की, हालाँकि उसने विटनेस नहीं किया, लेकिन आपकी स्टोरी से जो उसके दिमाग में नेगेटिव इमेज बन रही है, अब वो मैरिज के लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या स्टोरी नैरेट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे ने खुद विटनेस नहीं किया, जैसे उन दोनों बेटियों ने तो विटनेस किया था, विटनेस किया था। तो उनको तो पहले से ही पता था, और उन्हें पता था कि उनकी मम्मी कोई फेक स्टोरी नहीं बना रही है। लेकिन यहाँ पर बच्चे ने अपनी आंखों से तो कुछ ऐसा विटनेस किया नहीं, अब 2-3 साल का बच्चा है तो क्या ही पता चलेगा ना उसे। यस। उसे आप बाद में क्या बता रहे हो, जो दूसरा पेरेंट फिगर मिस स्टोरी है, टेलिंग क्या हो रही है उसके, आपकी? हाँ, उससे उसके दिमाग में आप ना किसी की बहुत बड़ी नेगेटिव इमेज बना ली। आप ये नहीं समझ रहे हो कि केवल एक आदमी की नेगेटिव इमेज नहीं बना रहे हो, आप एक रिलेशनशिप की नेगेटिव इमेज बना रहे राइट। हो, और फिर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी खुद की रिलेशनशिप पे पड़ेगा। या बिल्कुल। तो वो ये सोचेगा कि इस तरीके का डोमिनेंस अगर मेल हाँ है हाँ तो बिल्कुल। इट्स ओके, इट्स ठीक है। ओके। हाँ। या फिर वो इनसिक्योर फील करेगा, ठीक है, कि उसका अगर फेमिनिन साइड इससे ट्रिगर हुआ तो उसको ये इनसिक्योरिटी होगी कहीं मेरी रिलेशनशिप में इस तरीके से ना हो, कोई मुझे चीट ना कर दे और मेरे साथ ऐसा ना हो। तो आप किसी को क्या स्टोरी सुना रहे हो वो भी बहुत मायने रखता है। तो बच्चों को ट्रॉमेटाइज होने से बचाने के लिए हमें पहले अपना ही आत्म सुधार करना चाहिए। हाँ, बात बिल्कुल ही बिगड़ जाए और कपल रोज रोज लड़ रहे हो, उसमें भी साथ रहने का कोई फायदा नहीं बिल्कुल है। फायदा नहीं है। तो बच्चे का ट्रॉमा जो उसको लगता है, जो उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, उसे कम किया जा सकता है, बट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आता है। तो अर्ली स्टेज में ही अगर उसकी काउंसलिंग कराई जाए और उसको एक्सेप्टेंस दिलाई जाए कि उसको एक पेरेंट के साथ ही अब आगे बढ़ना है,
और उसको बहुत जेंटली एक्सप्लेन किया जाए कि दूसरे पर्सन क्यों मिसिंग है। सही बात उसको है। कोई बुरी स्टोरी उसके अंदर मत डालो। एक नॉर्मल न्यूट्रल स्टोरी उसको बताना तो पड़ेगा ही हाँ, ना, बिल्कुल। कि आखिरकार सबके मम्मी पापा हैं तो मैं एक ही मेरे के हाँ, साथ मैं क्यों से हूँ? एक ही साथ क्यों तो हूँ? कुछ तो बताना पड़ेगा, लेकिन उसको विलन मत बनाओ दूसरे को। उसको रीजनेबली एक जेंटल जो है थोड़ा रियलिस्टिक टच से वो स्टोरी बताओ, और कुछ ऐसे पार्ट जो उसको नुकसान दे सकते हैं वो उस स्टोरी में से खत्म कर दो, कट कर दो। पिक्चर हुँ। कितनी बड़ी शूट की जाती है ना, लेकिन हाँ, 2.5-3 घंटे में बेस्ट जो बेस्ट है टू बेस्ट वही दिखाया दिया जाता है, जाता है। हाँ, बेस्ट दिखाया ठीक जाता है, है। कुछ अगर नेगेटिव भी दिखाया जाता है तो वो इतना ही कि आप बाद में उसका पॉजिटिव कुछ आउटकम। राइट। तो आपको थोड़ा सा फिल्टर करके बच्चों को स्टोरी बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हुँ, तो इस तरह से हम बच्चों को थोड़ा बचा सकते हैं, और साथ के साथ फिर बच्चों में इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स डालें, कि अगर उनको कोई इमोशन फील भी हो रहा है तो अपनी इमोशन की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें। उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ दें, उसको ये बताएं कि बेटा अगर हमारा एक्सपीरियंस खराब रहा है इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप खराब होती है। हुँ, उसे जनरलाइज ना करने दें। उसके अंदर के कोई फियर इनसिक्योरिटीज रिवील हो रहे हैं तो उससे पहले से पकड़ कर बात करें, और उसकी एक पॉजिटिव इमेज उसके दिमाग में बनाएं रिलेशनशिप की। उसको एक अच्छे कॉन्फिडेंट बिलीफ दें। उसको पहले से एक लक्ष्य दें, गोल दें, ताकि उसकी एनर्जी वहाँ पर लगी रहे, ना कि वो इस चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग डेवलप करे। बच्चे से अक्सर अपने पास्ट के बारे में बार बार कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। उसको उसकी जीवन को बनाने के लिए कि उसको कॉन्फिडेंस दें। तो इस राइट। तरीके से आप उन सब नेगेटिव चीज़ों का इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बच्चे को अच्छी प्रैक्टिसेज़ में इन्वॉल्व करें, उसे एक्सरसाइज़, रनिंग, मेडिटेशन, इस तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ में भी डालें। तो इससे हम किसी भी इंसान की लाइफ़ काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। मैम आज पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को लेकर बात नहीं कर पा रहे। जब बच्चों की उम्र मैम 10 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स के बीच में हो, तो मैम यही कह देना कि हम बात कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है आज पेरेंट्स के लेकर। तो मैम कुछ ऐसे टिप्स बताइए, क्योंकि आज हमारे बहुत सारी ऑडियंस जो है पेरेंट्स भी है बच्चों की, तो वो पूछना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहा है कि किस तरीके से हम बच्चों को हम आप उनके रिलेशनशिप के लेकर बात करें सहजता के साथ में। देखिए, आज ना बच्चों की रिलेशनशिप अर्ली एज में भी स्टार्ट हो जाती है, यस मैम। बिकॉज़ सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया ज़माना है। और छोटी सी एज के बच्चे भी जब को एजुकेशन इंस्टाग्राम, में है, यस, बिल्कुल मैम, है ना, जब लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, को एजुकेशन है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। और आजकल बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, लड़कियां बहुत जल्दी पीरियड्स से हो रही हैं, यस मैम। है ना, तो मेल्स में भी बहुत जल्दी, जो बॉयज़ हैं उनमें भी ग्रोथ बहुत जल्दी देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल का खान पीन लाइफस्टाइल ही ऐसा है, एक्सपोजर ही ऐसा है सोशल मीडिया के ज़माने में। तो उससे बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, तो उनके अंदर वो जो एक फीलिंग है ऑपोजिट जेंडर के लिए वो जल्दी आ रही है। हुँ। तो अभी ऐसा भी देखा गया है कि 4th-5th क्लास से भी बच्चे रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। इट्स वेरी टू अर्ली ना, यस, बहुत ही अर्ली है बहुत ये, अर्ली। ठीक है। पहले ऐसा होता था कि 9th-10th के बाद से ऐसे, या 10th के बाद से, यस लेकिन मैम। अभी बच्चे 4th-5th के बच्चों को भी ऐसा समझ में आता है कि देख वो तुझे देख रही थी, या हाँ, यस। वो उसके साथ तेरी फ्रेंडशिप है क्या, या यस उसे मैम। गर्लफ्रेंड बना ले, बिल्कुल, बॉयफ्रेंड, ऐसे बहुत सारे सुनने में आते हैं। बिल्कुल मैम, राइट। तो हमें अपने बच्चों से राइट एज पर बात ज़रूर करनी है। जब हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा-सा मैच्योर हमें लग रहा है, या हम उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र, एक जो एक साइलेंट वॉच होनी चाहिए, या हम अपने बच्चे में कुछ चेंजेस देख रहे हैं कि वो अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर रहा है, अपने हुँ। लुक्स को लेकर कॉन्शियस होता जा रहा है, या कुछ चीज़ें आपसे सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहा है, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ बदल रही हैं, तो आपको समझना है कि उसकी लाइफ में कुछ नई एंट्री या कुछ एग्जिट कुछ इस तरह से हुआ है, कुछ यस। चेंज हुआ है। तो बच्चों से रिलेशनशिप के बारे में ओपन बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खुद का रिलेशन अच्छा है, एक हेल्दी पिक्चर आपने अपने बच्चों के सामने रखी है, तो आप एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर आपका ही रिश्ता टूटा-फूटा है, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं, खुद ही आप अपने रिलेशनशिप त्रस्त हैं, तो आप कभी अपने बच्चों को रिलेशनशिप की हेल्दी बातचीत नहीं कर पाएँगे, उनके सामने कोई इमेज नहीं रख पाएँगे। तो आपकी खुद की कमियों की वजह से आप बच्चे से बात करने से हेजिटेट करेंगे। बट जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं, वो समझते हैं कि ये फेज़ तो इनकी लाइफ में आना ही है। और आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, ओवर इन्फॉर्म्ड हैं, ओवर बर्डन्ड हैं इन्फॉर्मेशन से। यस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख लेते हैं छोटी एज में जो उनको पता नहीं होनी चाहिए बेसिकली बिल्कुल, उस एज बिल्कुल में। मैम। तो बच्चे ना आजकल के ये स्मार्ट जनरेशन जो है हमारी, इनसे खुलकर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज आप आस-पास जो सोशल मीडिया पे या कहीं वीडियोज़ में देख रहे होते हैं, यस। और रिपीटेड इस तरीके का रिपीटेड कंटेंट आ रहा यस होता मैम, है, तो कंटेंट आपको बहुत, लगता है कि ये चीज़ रियल है। ये चीज़ रियल है। लेकिन सही गलत ना वो
कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट, वीडियो या कोई वेब सीरीज नहीं बताएगा, नहीं सही गलत बताएगा। आप ही बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगर आप हेजिटेट करेंगे तो आप अपने बच्चों से कभी मिक्सअप होकर खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। तो हेजिटेशन छोड़ के हमें बात करनी चाहिए। कैसे बात कर सकते हैं पेरेंट? जैसे बच्चा या बेटी बड़ी लगे तो हम उनसे बात करें कि बेटा, अब आपकी वो एज आ गई है जिसमें आपके अंदर के हार्मोन्स कुछ बदलेंगे, और उसमें आपको नेचुरली ऐसी कुछ फीलिंग्स आएंगी कि आप ऑपोजिट जेंडर से बात करना चाहेंगे, आपको वो अट्रैक्ट करेगा, आपका मन करेगा कि आप उससे फ्रेंडशिप करें, क्लोज जाएं, उससे बात कर कर आपको अच्छा लगेगा। और साथ के साथ आपके पीयर्स भी आपको इस तरीके से छेड़ सकते हैं कि अच्छा उससे बात हो रही थी, कोई स्पेशल बात है क्या, या ऐसे भी आपको लेबल कर सकते हैं कि वो गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, बॉयफ्रेंड है, इस तरीके से। और बेटा आजकल इतने सारे सीरियल्स में और हर जगह दिखाया जाता है, जो स्कूल्स पे फोकस प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ सीरियल्स ऐसे होते हैं ना, स्कूल लाइफ, कॉलेज कुछ टाइम लाइफ पर, यस यस मैम। तो उसमें भी ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये सब नेचुरल चेंजेस है और सबकी लाइफ में ये फेज आता है। राइट। तो फ्रेंडशिप करने में कोई बुरी बात नहीं है, बट आप समझो हर चीज़ एक एज के साथ ठीक लगती है। तो आपको के अंदर ये फीलिंग्स आएंगी, आपका ऐसा मन करेगा, बट आपको उन फीलिंग्स को संभालना आना चाहिए, अपने इमोशंस को हैंडल करने के साथ साथ उन्हें चैनलाइज करना आना चाहिए, रेगुलेट करना आना चाहिए। क्योंकि अभी आप इमेच्योर हो, आपको अच्छी तरीके से डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ समय और लगेगा। तो आप मेरे से शेयर करो कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कौन पसंद आ रहा है, कौन आपसे किस तरीके की बातें कर रहा है। और बच्चा अगर शेयर करना शुरू कर दे आपसे, तो आप उसे जज मत करो, बात बात पे उसे टोको नहीं, बात बात पे उसको ब्लेम शेम नहीं करो, बात बात पे आप उसकी बात नहीं काटो और रेडीमेड एडवाइस देने मत बैठ जाओ कि समझाने बैठ जाओ हर चीज़ में। क्योंकि बच्चा अगर आपसे शेयर करेगा और आपने उसे बार बार गलत ठहराना शुरू कर दिया, उसे तुम्हारी एज को ये ठीक शोभा नहीं देता है, तुम गलत कर रहे हो, देखो तुम्हारी एज के कोई और बच्चे ऐसे नहीं कर रहे हैं, अच्छा ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम गलत हो, कुछ भी इस तरीके से आपने करना शुरू किया, तो बच्चे को पता चल जाएगा ये कहते हैं कि मुझसे शेयर कर ले, लेकिन इनसे सच सुना नहीं सच जाता, सुना नहीं आता इनको। और ये ना मेरे को बार बार ऐसे जज कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल। कहना ही नहीं है मुझे। यस मैम। फिर बच्चा सीक्रेटिव हो जाएगा और फिर आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्योंकि आपका बच्चा अगर कल को आप सच में कोई बड़ा गलत स्टेप लेने वाला होगा तो तो आपको नहीं आपको बोलेगा, पता ही नहीं पता ही चलेगा नहीं ना, चलेगा क्योंकि आपने तो जजमेंट चालू कर दिया। जजमेंट चालू कर दिया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा है और वो नॉर्मल है, उसमें कुछ गलत नहीं है, आप ओपनली उससे बात करो और एक दोस्त बनकर उसको ना ऐसी एडवाइस दो जिसमें वो कंफर्टेबल हो, और उसको लास्ट में ये बोलो कि देखो बेटा, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये ठीक है, बाकी तुम खुद भी समझदार हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लेना। एज अ फादर और एज अ मदर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बारे में कुछ बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। या आप बच्चे की कंसेंट भी ले सकते हैं। जैसे मैं अपनी डॉटर से, मेरी डॉटर टीनेजर डॉटर है, तो ओके। मैं उससे बात करती हूँ तो मैं उससे कंसेंट लेती हूँ, यूवी क्या मैं इस बारे में अपना पर्सपेक्टिव तुमको बताऊँ? अगर वो बोलती है कि यस मम्मा आप वही बताओ, तो मैं बताती हूँ। वो बोलती है नॉट नाउ मम्मा, हम कभी और बात करेंगे। आई से ओके बेटा, जब तुम कंफर्टेबल हो मुझसे बात कर लेना। इसीलिए वो हर राइट। बात, पूरा दिन स्कूल में क्या हुआ, अगर वैलेंटाइन वीक आ रहा है, किसी लड़के ने रोज डे पे विश किया, कुछ हर चीज़ वो मुझे बताती है ओपनली, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मम्मा मुझे फुली एक्सेप्ट करती है, मेरी मम्मा मुझे जज नहीं करेगी, मेरी मम्मा मुझ पर भरोसा करती है, मेरी मम्मा को मेरे बिलीव्स और वैल्यूज़ पर, जो मॉरल्स मेरी मम्मा ने मुझे दिए हैं, जो सिखाया है, संस्कार दिए हैं, उस पर मम्मा को भरोसा है कि मेरी बेटी इतनी समझदार है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए सही स्टेप लेगी। राइट। तो उसको ये भरोसा है, तो वो मुझे बिना फ़िल्टर बातें बताती है और हम लोग खूब अच्छे से चिट-चैट करते हैं और बातें करते हैं। तो राइट। अगर आपको इस तरीके का बॉन्ड करना है, तो आपको बच्चे को जज नहीं करना है, उसको ब्लेम शेम नहीं करना है, बच्चे की रिस्पेक्ट होती है, उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे मेरी डॉटर डायरी लिखती है, मैं कभी उसकी डायरी नहीं टच किया आज तक, राइट। कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बच्ची की प्राइवेसी है, रिस्पेक्ट है। जब बच्ची मुझे खुद ही सारी बातें बता रही है, तो ठीक, हाँ उसकी यस मैम। मर्जी है, तो उसकी उसकी एक मर्जी, एक्टिविटी हाँ है कि वो ग्रैटिट्यूड लिख रही है या अपने बिल्कुल। राइट। एक्सपीरियंसेस लिख रही है, राइट। अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन आप बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको आप गलती ठहराएंगे, उसे हमेशा इमेच्योर बताएंगे, बच्चा धीरे धीरे सीखेगा कैसे फिर? क्योंकि आप तो उसे लेबल कर देंगे वो गलत है, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे आप तो उसका। उसको तो कभी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हम गलतियां करके भी सीखते हैं ना, ऐसे बिल्कुल ही तो सीखते हम मैम, इवॉल्व हमने भी होते हैं। सीखा है। आप उसे गलतियां करना अलाउ नहीं करेंगे, आप हर समय उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बच्चा कैसे
इवॉल्व होगा, बच्चे के अपना खुद का रैशनल माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, कैसे उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसको सिखाएंगे। अगर आप हर समय उसको हैंड होल्डिंग करते रहेंगे या उसको ऐसी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते रहेंगे कि हर समय उसके सर पे भिन्याते रहेंगे, हम्म। तो आप कैसे करेंगे ना। तो बच्चों को फ्री छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्वालिटी सेल्फ टॉक करें पहले, और तब जाकर के अपने आप से बोले कि मैं अपने बच्चे से बात करने जा रहा हूँ फ्री माइंडसेट से। मेरी समझदारी के हिसाब से मुझे वो कई जगह गलत लगेगा, बट मुझे एडवाइस नहीं देनी है, सिर्फ उसको समझने के लिए, उससे एक बॉन्ड बनाने के लिए अभी बात करनी है। और अगर मेरे अंदर का फादर सेल्फ या मदर सेल्फ एडवाइस देना भी चाहेगा, तो मैं उसकी कंसेंट से एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैं उसकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए नहीं, सिर्फ उसे डायरेक्शन देने के लिए हूँ। राइट। तो सेल्फ टॉक खुद से करके जब आप बच्चे से टॉक करेंगे आप, और उसको स्पेस देंगे, क्योंकि एकदम अगर बच्चा गलती पे है, आप उसे गलती बताओ, वो इंसल्टेड फील करेगा, हाँ डिफेंसिव हो बिल्कुल, जाएगा। डिपेंड्स हो जाएगा। लेकिन आप उस वक्त उसे कुछ मत कहो, उसे एज इट इज एक्सेप्ट करो, काम डाउन होने दो, और एक प्यारे से मोमेंट में आप उसको इनडायरेक्टली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस बारे में बात छेड़ोगे, मैसेज रिसीव कर ले, एकदम मैसेज रिसीव कर लेगा। बट पेरेंट्स को ना अपनी बात को कहना नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं, इस चीज़ की गलती कोई ट्रेनिंग तो लेते नहीं है, यस मैम, ये है सबसे ना। बड़ी प्रॉब्लम तो उस वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाती है और बच्चे सीक्रेटिव हो जाते हैं। सीक्रेटिव और होता पेरेंट्स को है। तब पता चलता है जब बच्चा बड़ा कोई स्टेप ले लेता है। यस राइट मैम। तो वो जब बड़ा स्टेप ले लेगा तो भाई फिर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आप बिल्कुल, भी एग्रेसिव हो जाएंगे, बच्चा फिर भी तो डरा डरा सा सही रहेगा, बात बहुत है। है। मुझे लगता है ओपन कम्युनिकेशन इस चीज़ का इलाज है। यस मैम। मैम आज के हम रिलेशनशिप पे देखते हैं मैम कि कहीं न कहीं पे एज ए पार्टनर मैं अपने फैमिली के अंदर जो भी पेरेंट्स होते हैं, उनके फादर मदर होते हैं, उनको देख के वो उनका जैसा बिहेवियर करते हैं। जैसे एज ए मेल होता है वो अपने फादर का बिहेवियर करता है, उसके फादर एग्रेसिव थे, मिसबिहेवियर करते थे। ऐसी फीमेल भी, कई मदर्स जो फीमेल होती है उनकी मदर्स भी कई बार ऐसे मिसबिहेवियर करती थी, लूज टॉक करती थी, एंड वो जब शादी के बाद हो तो वो भी ऐसा करते हैं। तो इसको बचने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है? हमारे अंदर ना मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, तो हम ना जो इमोशंस है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर करने का तरीका है, हाँ, इमोशंस को प्रोसेस करने का तरीका है, तो हम सबकॉन्शियसली ना उन इमोशंस से, उनके बिहेवियर से प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उनकी अपनी इमोशनल हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी थी, उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा था, उनका थॉट प्रोसेस कैसा था। इमोशंस बहुत कंटेजियस होते हैं, तो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हम सबकॉन्शियसली उनको धीरे 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 मिरर करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। तो इसलिए अगर किसी बच्चे ने अपने फादर को, स्पेशली लड़के ने, बहुत ही डोमिनेंट एग्रेसिव देखा है, बिल्कुल। और उसने देखा है कि माँ दबी दबी सी रह लेती है और बस पिताजी की चलती है, हाँ, तो बहुत हायर चांसेस हैं कि वो अपने फादर की तरह डोमिनेटिंग बन सकता है। लेकिन अगर वहीं पर ही उसका अटैचमेंट मदर से ज़्यादा हुआ, या फिर उसने अपना डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकाली सिचुएशन में कि मेरे फादर गलत कर रहे हैं, मेरे दोस्त के यहाँ तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। और लोगों के यहाँ तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं हुँ, है, यानी कि ये मेरे फादर ही हैं जिनको अपने कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो मेरी मदर के साथ गलत कर रहे हैं। राइट। और उसने अगर ये सोचा कि ये गलत है और मैं अपनी रिलेशनशिप में कभी ऐसा नहीं करूँगा, तो उसका हुँ, एनवायरनमेंट जैसा भी हो, आप उस एनवायरनमेंट को, जो आपके सामने हो रहा है इवेंट, उसको क्या मीनिंग देते हो, वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेशन जो दिया जा रहा है, उससे आप क्या मीनिंग क्रिएट करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ऐसे हुँ, केसेस भी देखे हैं जहाँ पर फादर अब्यूसिव, एग्रेसिव, अल्कोहलिक थे, तो लड़का भी वैसा ही बन गया। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर फादर सेम ऐसे अब्यूसिव, अल्कोहलिक थे और टॉर्चर करते थे, वहाँ पर लड़का इतना सज्जन बन गया कि वो ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं करता है। ओह! यस तो मैम। आप किसी चीज़ को क्या मीनिंग क्रिएट करते हो? वो लड़का हर बार अपने आप से प्रॉमिस करता था कि मुझे अपने फादर की तरह नहीं नहीं बनना है। बनना है। मेरे फादर बहुत गलत करते हैं। फीमेल्स रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं। मेरी मदर सारा दिन काम करती रहती हैं। शी डिज़र्व्स रिस्पेक्ट। मेरे फादर गलत हैं। तो वो ये मीनिंग क्रिएट करता था। वो कहता था मैं बड़ा हो जाऊँगा, अपनी मम्मी को इस जगह से निकाल कर ले जाऊँगा। यस मैम। तो वहाँ पर आप क्या सोचते हैं और क्या अपने दिमाग में फिट करते फिट हैं, करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा ना कम लोग कर पाते हैं। मोस्टली लोगों को जो ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, वो उसी से ही प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, राइट। तो इसलिए इफ़ेक्ट ये वाला देखने को ज़्यादा मिलता है कि घर में जिस तरीके का माहौल था, फैमिली मेंबर्स लाउड थे, तो वहाँ पे भी इंसान लाउड हो गया। वही डोमिनेंस सदियों तक चली आ रही है। कहाँ किसी लड़की ने देखा आप उसकी माँ डोमिनेट हो रही है घर के उससे, कभी अपने पति से हो रही है, कभी ससुर से हो रही है, कभी अपने हाँ, बेटे से हो रही है, और उस लड़की ने मैसेज देखा कि मेरी माँ रोती बेशक रहती है, कभी शिकायतें भी करती है, बड़बड़ाती भी है, लेकिन स्टैंड नहीं लेती है। स्टैंड तो लेती वो है। भी अपनी माँ की तरह धीरे 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 ऐसे ही हो गई, क्योंकि जब उसने कुछ कहना चाहा तब भी माँ ने दबा दिया, कोई बात नहीं,
ये अरे बात ऐसा नहीं कहते, घर की सुख शांति चली जाती है बेटा, हाँ, हमारा बिल्कुल। कौन है, हम कहाँ जाएंगे अगर कुछ हो गया, कुछ भी ऐसा बोल दिया। तो वो लड़की भी दबना सहना सीख गई, वो भी अपने हुँ, इमोशन को घोटना सीख गई। तो ये मेल पर भी आ सकता है, मेल चाइल्ड पे भी, फीमेल चाइल्ड पर भी आ सकता है, ये किसी पर भी आ सकता है। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट देखिए, मैं आपको ना अपना बताती हूँ, मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा सीधी थी। ओके। मैंने बहुत पॉडकास्ट में इस चीज़ का ज़िक्र किया है। तो मेरी मदर ना, मतलब उनको लिटरली लोग ऐसे बोलते थे, यार ये देवी जैसी औरत है। मतलब इतना, ओह! अगर रात को 11 बजे भी घर में मेहमान आ गए और 10 लोग भी मेहमान आ गए, तो किचन चालू है उनकी। ओहो! सुबह भी उठते ही सबसे पहले हमारे दादाजी की, दादी की चाय-वाय लाना, इवन वॉशरूम भी बाद में जाना। पूरा दिन डेडिकेटेड रहना फैमिली के लिए, पूरा अच्छी तरीके से समर्पित रहना, अपनी इच्छाओं को हमेशा पीछे रखना, बिल्कुल एक पैसिव मोड में रहना। पैसिव सही तो है। दुनिया उनको ऐसे देवी की तरह कहती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरी मदर ने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया स्टैंड और उन्होंने कभी अपने लिए जिया नहीं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी लाइफ को जब मैं इस तरीके से अब एज ए साइकोलॉजिस्ट रिव्यू करती हूँ, तो मैंने समझा उनके अंदर कभी अपनी बात को कहने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। राइट मैम। मैंने उनको डोमिनेट होते हुए देखा अपने ही फैमिली मेंबर्स से। तो मैंने ना एक लेसन ये लिया कि यार घर में जो ये काम करने वाली हाउसवाइफ्स होती हैं, इनकी कोई खास कदर नहीं होती है। सारा दिन काम करती रहती हैं हाँ, बिल्कुल। विदाउट पे, और सारा दिन इतना डेडिकेटेडली काम करती रहती है, और फिर भी कोई ना कोई आकर इनको कुछ-कुछ कह देता है कि सारा दिन करना क्या ही क्या कर है। हाँ, करते क्या तो हो? वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी, और क्योंकि मैं खुद भी अपने चाइल्डहुड में बहुत स्लिम और ऐसी थी कि थोड़ा एक एवरेज दिखने वाली वो, और अपने स्कूल वालों से, अपने रिलेटिव से बहुत बुली की जाती थी अपने लुक्स को लेकर। तो क्या था कि मैं खुद भी अपने इमोशनल उससे थी। लेकिन उस सब का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि जब मैं अपने इश्यूज़ से ओवरकम कर रही थी अपनी टीचर की मदद से, और धीरे-धीरे मैं अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रही थी, तो उस दौरान भी मेरे फैमिली में वही सब चलता था कि मेरी मदर इतना डेडिकेटेडली करती थी, बट उतनी कदर उनको कभी मिली नहीं। तो मेरे माइंड में वही चीज़ बैठती चली गई कि मुझे पढ़ लिख कर अपनी एक नेम पोज़ीशन बनानी ही है, कुछ करना है ज़िंदगी में। मुझे सिंपल इस तरीके से घर का ये सब चीज़ें नहीं करनी, नहीं करना है। रेस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना है, ये सब चीज़ें। तो उसका इम्पैक्ट मेरे पर भी आया। तो एक टाइम ऐसा भी था स्टार्टिंग के फ़ेज़ में कि जब मुझे लगता था कि घर का काम करना बहुत छोटा-सा काम है ये, मैं नहीं करूँगी। मैं क्या घर का काम करने के लिए पैदा हुई हूँ? हुँ, बट मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बनी, तो मैंने समझा कि नहीं, ये गलत है, ये मेरी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से आ रहा है। क्योंकि मैंने अपनी मदर को ऐसा ऐसे देखा ही देखा है। कि घर का काम करती रही और उनको कोई इतना कोई एप्रिसिएशन या एप्रिशिएशन नहीं वो मिला, चीज़ कोई नहीं मिली। रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो वो कंडीशनिंग मुझ पे हावी हो रही है, और इसलिए मैं ट्रिगर हो जाती हूँ कि अगर कोई मुझे घर का कुछ काम करने के लिए बोलता है। और फिर मैंने अपने उस इश्यूज़ पर खुद काम किया, और मैंने एक बैलेंसिंग की कि सक्सेसफुल होने का, नेम फेम होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पति के लिए या बच्चे के लिए कभी किचन में जाके कुछ बना नहीं सकते। तो हुँ, आपका हस्बैंड अलग है, वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है, वो आपको एप्रिशिएट कर रहा है, और आपके जो आपने बचपन में देखा था, जिन फैमिली के बीच में आप रहे थे, वो लोग अलग थे। बिल्कुल तो मैम। वहाँ से, लेकिन अब इतना डीप में जाकर अपने इश्यू पर हर आदमी तो नहीं काम कर नहीं कर सकता। पाता मैम, नहीं हो मैं पाता। साइकोलॉजिस्ट बनी तो मेरे को ये समझ में आ गया बिल्कुल मैम। कि मेरा ये पैटर्न रॉन्ग जा रहा है, और ये ना मेरी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से आया है कि मैंने हुँ, किताबें पढ़ ली, मैंने डिग्री हासिल कर ली, मैंने अपना नाम बना लिया, तो अब मैं पता नहीं ऐसी हो गई कि मेरे को किचन में जाना जैसे अपमान हो गया। हाँ, येस मैम। ठीक है? तो क्या हुआ कि वो चीज़ को रॉन्ग सेंस कर लिया मैंने कि हाँ भाई, ये तो गलत है, और वहाँ से सोर्स इसका ओरिजिन यहाँ से हो रहा है। ओरिजिनल यहाँ से तो हो रहा मैंने है। उस चीज़ पर तुरंत काम किया, और हुँ, मैंने अपने आप को उस चीज़ से फ्री किया। बट मोस्टली लोग, जैसा नहीं अभी मैं कर बता पाते रही हूँ, मैम, नहीं कर नहीं पाते कर ना, पाते। वो तो आइडेंटिफ़ाई उनको नहीं कर पता भी पाता नहीं है। रह पाता ना कि वो क्यों हो रहा है उनके सेम साथ। पैटर्न होता है वो। हाँ, तो चाइल्डहुड कंडीशनिंग का आपके एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर आप एनवायरनमेंट चेंज कर दें, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, आपके अंदर की प्रोग्रामिंग भी चेंज हो जाती चेंज है। हो जाती है। बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपका बॉडी, आपका माइंड डिफरेंट फ़ील करने लगता है। आपको नए-नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपकी बॉडी डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। अंदर के केमिकल रिस्पॉन्सेस बदल जाते हैं। उससे आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है। आपकी एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं। एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम तो लेकिन कई जैसे कई रिलेशनशिप में हमने बहुत एक जनरलाइज़ स्टेटमेंट सुना हुँ, है, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी हूँ। हुँ। मैम जब ये स्टेटमेंट आता है सामने निकल कर एक रिलेशनशिप के अंदर, मैम इसको कैसे हैंडल किया जाए? वो पर्सन ये बोल रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो मैं, यानी कि मैं चेंज नहीं होना चाहता। वो बोल रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ, और मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। हाँ, तो ठीक है, आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन अगर आप अपने अंदर कुछ गलत बात देख रहे हैं,
तो आपको चेंज तो होना ही है ना, ये आपके बेटरमेंट के लिए है। यस, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, एक्सेप्ट करना है तो मुझे ऐसे ही करो, ओरिजिनल यस, सेल्फ। तो जो पॉडकास्ट के शुरू में मैं ये बोल रही थी कि आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना है, मैं एक्सेप्ट ये नहीं कह रही थी कि आपकी अंदर आपने खराब आइडेंटिटी बना रखी है, आपके पास ट्रॉमास हैं, आपके कुछ है, तो आप कभी अपने आप को इम्प्रूव ना करें, या दूसरा आपको कभी इम्प्रूव करने की सलाह नहीं दे सकता। मैं ये बोल हुँ, रही थी कि जबरदस्ती किसी में कमी नहीं निकालनी है, लेकिन अगर सच में आपके अंदर कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो आपको इम्प्रूव करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसे ही हूँ, कि एक्सेप्ट करना है तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो, प्रूव दो कि हाँ यू लव मी ट्रूली, कि मेरे को बदलो मत। अरे भाई, वो तो आपकी ज़िंदगी के लिए भी हार्मफुल है, वो तो आपके रिलेशनशिप के लिए भी हार्मफुल है। तो हुँ, आप अपने अंदर इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ कि अगर आप सेंस कर रहे हो कि मेरी आइडेंटिटी जो भी करंट है, मेरे जो बिलीफ हैं, मेरा जो वैल्यू सिस्टम है, मेरा जो बिहेवियर पैटर्न है, वो मेरी लाइफ में हर दिन एक स्ट्रगल ऐड करा है। मेरे रिश्तों में मैं खुश नहीं हूँ, मेरे साथ लोग खुश नहीं हैं, हुँ, मेरी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, उससे मेरा एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, मेरी हेल्थ सफ़र हो रही है, मेरी नींद सफ़र हो रही है, बहुत कुछ है। आप अगर ये आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो मैं ऐसा ही हूँ कहने से काम नहीं चलेगा। मैं कैसा बनूँ, ये सोचने से काम चलेगा, कि जिससे कि ये सारी सिचुएशंस फेवरेबल हो जाएँ। तो हुँ, मैं ऐसा ही हूँ कहना, इसका मतलब है सामने वाला क्लियरली बोल रहा है, तुम्हें बदलना है तो बदलो, मैं नहीं बदलने और वाला। वाइस वर्सा मैं ऐसी ही हूँ। सेम, मैं जब बात कर रही हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं करती जेंडर में, हुँ, ठीक है? बहुत सारे मेरे पास कपल आते हैं, वो बोलते हैं मैम आप फीमेल है तो आप शायद फीमेल का फेवर। हाँ, मैंने कहा यस, मेरे लिए कोई मेल फीमेल नहीं है, ठीक है ना? मेरे लिए जो सही है वो सही है, मैं किसी का फेवर नहीं। मैं जब बात कर रही हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में, तो मैं दोनों जेंडर के लिए यस इक्वलिटी से मैम। बात कर रही हूँ। होनी भी चाहिए मैम, यही बात यस। सही है। तो अगर फीमेल ऐसा कह रही है, तो वो भी यही मैसेज कन्वे कर रही है कि तुम्हें बदल लो, जैसे है तुम, तुम्हें बदलना पड़ेगा अपनी आदत को। तो ये गलत है। मैम आज आज रिलेशनशिप के अंदर स्पेस देना ज़रूरी है। तो मैम क्या स्पेस देने से क्या दूरियाँ बढ़ जाती है? जी नहीं, स्पेस देने से कोई दूरियां नहीं बढ़ती हैं। कई बार आप ना, अगर स्पेस को फिजिकल उसमें आप वो काउंट कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? और एक होता है इमोशनल स्पेस देना, ठीक है? हुँ, अगर आपके अंदर इमोशनल डीप कनेक्शन है, आपका फिजिकल स्पेस कितना भी दूर हो, आपके बीच में कभी दूरियां नहीं आती है। अगर आपके अंदर इमोशनल गैप है, एक स्पेस आ गया है बहुत ज़्यादा, यस, तो आप कितना भी फिजिकली क्लोज हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता है। एक घर में लोग ना डाइवोर्स्ड लोगों की तरह रहते हैं, हाँ, ठीक है ना? इस तरीके का वो डाइवोर्स भी देखा गया है, जहाँ पर लोग अलग-अलग जाके नहीं रहते हैं। वो एक घर में ही डाइवोर्स लोगों की तरह रहते हैं, अजनबियों की तरह भी रहते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेस है, स्पेस कभी ऐसा वो डिस्टेंस पैदा नहीं करता है, जिससे कि आपका रिलेशन कोई कोई हार्म हो। हम सबको स्पेस चाहिए होता है, स्पेस टू ब्रीथ, स्पेस टू बी सेल्फ, जो सेल्फ हम टॉक। अपने हैं ओरिजिनल। तो हमें सबको स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि हमारा पार्टनर कितना भी अच्छा हो, लेकिन हर समय पार्टनर की धुन में तो नहीं रह सकते ना। बिल्कुल मैम, हमारी अपनी भी तो आइडेंटिटी है, मी टाइम हमारे भी है अपने भी कुछ। तो फ्रेंड्स हैं, हमारा अपना भी तो रेस्ट, हॉबीज टाइम है। सही तो है। वो तो ज़रूरी है। तो स्पेस देने का मतलब, अगर जो लोग ये सोचते हैं कि दूरियां बढ़ जाएंगी, वो बहुत ही इनसिक्योर लोग हैं। स्पेस देने से हमेशा आपका रिश्ता एक रिन्यू फील करेगा, रीजेनरेट हो जाएगा। रीजनरेट हो जाएगा। सो आपके अंदर और ज़्यादा एक एंथुजियाज्म भर जाएगा, आपके अंदर एक चार्म भर जाएगा। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ एक ब्रेक के बाद करते हैं, तो आपको वो नई सी लगती है। लेकिन अगर आप रोज़, 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 रोज़ वो करते हैं, तो आपके अंदर उस चीज़ का चार्म थोड़ा कम हो जाता है। आप इसीलिए देखिए ना, हम खाना भी खाते हैं, तो रोज़ एक ही डिश नहीं सुबह खाते। शाम वो करेंगे, तो उसका पूरा का पूरा टेस्ट ही हमारे को टेस्ट ऐसा लगने लगेगा बर्डन, बिल्कुल राइट ठीक मैम। है ना? डिफरेंट डिफरेंट वेजिस जब हम गैप सीज़न करके खाते हैं, बड़ा या मज़ा सा आता है। और मैम दूसरी बात सीज़नल जब करते हैं हम, जो आज के सीज़न्स का जो फ्रूट चल रहा है या जो वेजिटेबल्स हो रही है वो हम खाते हैं, फिर नेक्स्ट सीज़न का जो खाते हैं तो हमें डिफरेंट लगता है। चेंज चाहिए होता है चेंज ना चाहिए हमें, होता है, हाँ। ठीक है? तो हमें भी ना ऐसे रिश्तों में स्पेस देना चाहिए। जो लोग स्पेस नहीं देते हैं, हर समय इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, हर समय चेज़ करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं हर समय, तो वो लोग एक-दूसरे से बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। और जो लोग हुँ, स्पेस देते हैं, वो एक-दूसरे के लिए हमेशा चार्म को मेंटेन कर पाते हैं। राइट। तो वो स्पेस देना, जिसमें कि आप सामने वाले की जो इंडिविजुअलिटी है, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे कभी दूरी नहीं सेल्फ बढ़ती। आइडेंटिटी। नहीं, स्पेस आप इसलिए दे रहे हैं कि अरे अकेला पड़ा रहे, मैं अपना मोबाइल चला लूँ, या मैं अपना सीक्रेसी से कुछ और काम कर लूँ। आप हुँ, इसलिए किसी को स्पेस दे रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी दूरी है, वो और तो दूरी और ही बढ़ाएगा। राइट, राइट। तो आपका इंटेंशन क्या है स्पेस देने का? सामने वाले को रिस्पेक्ट करना, सामने वाले को उसका फ्रीडम देना, ताकि वो अपनी हुँ, ज़िंदगी भी आपके अलावा भी जो उसकी ज़िंदगी है वो जी सके। तो वो स्पेस कभी दूरियां नहीं बढ़ाएगा।
लेकिन अगर आपका खोट वाला इंटेंशन है तो वो कि आप आपका स्पेस स्पेस। इसलिए दे रहे हैं ताकि मुझे बॉदर ना करे, कच-कच ना करे, मुझसे बात ना करे, मुझे अपना स्पेस मिल जाए, सिर्फ़ आप इसलिए दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको कुछ ऐसा काम करना है जो उसकी प्रेज़ेंस में नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ तो दूरी ऑलरेडी है और बढ़ जाएगी। मैम बात करेंगे हम डाइवोर्स की। हुँ। आज हम देख रहे हैं मैम डाइवोर्स होने के बाद इमोशनल नीड की ज़रूरत पड़ती है और वो इमोशनल नीड के लिए मैम हमें एक्चुअली बहुत सारे स्टेप्स ढूँढने पड़ते हैं। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो डाइवोर्स के बाद हमें लेने चाहिए? देखिए, अब डाइवोर्स अगर आपका जो है ना हो गया है, हुँ, क्योंकि डाइवोर्स के भी अलग-अलग रीज़न्स, उसके अलग-अलग कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? उसके पीछे बहुत सारे बहुत रीज़न्स हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना डाइवोर्स के। अब मान हाँ, लीजिए एक मेरे पास केस आया था, एक लड़की बहुत डिप्रेशन में थी कि उसको मैरिज की नाइट पे पता चला कि उसका हस्बैंड गे है ओह! और धोखे से शादी घर वालों ने करवा दी थी, उसके राइट। लड़के के घर वालों ने कि शादी करेंगे तो क्या पता सही हो मतलब जाएगा, सही हो जाए, है जो ना? भी होगा। इस तरह से तो वो लड़की डिप्रेशन में चली गई कि मुझ पे तो लाइफ टाइम टैग लग गया ना डाइवोर्सी का। कौन हाँ, मेरा यकीन करेगा कि लड़के में ऐसा प्रॉब्लम था, थी, लड़के में ठीक प्रॉब्लम है ना? थी, तो सब तो यही बोलेंगे कि कुछ और बात होगी। तभी। तो वो एकदम से डिप्रेशन में आ गई। तो डाइवोर्स किस वजह से हो रहा है, बहुत सारा कि लंबे समय से लड़ने के बाद हो रहा है या किसी भी वजह से, जो भी वजह है, वजह कोई भी हो, नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता ही है बिल्कुल आता है और मैम, आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है हीलिंग की। और पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स अपनी-अपनी तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, बट होता क्या है ना डाइवोर्स के बाद वो बातें, वो जो एक डाइवोर्स का प्रोसेस है, उसमें बहुत टॉर्चर होता है क्योंकि एक-दूसरे पे एलिगेशंस लगते हैं। कोर्ट कचहरी की बहुत सारी बातें बिल्कुल, होती हैं, घर में पंचायत बैठती है, रिलेटिव्स कुछ कहते हैं, तो उन बातों का इतना रिपिटिशन होता है, इतना रिपिटिशन होता है कि वो चीज़ें ना दिमाग में पक्की हो जाती हैं। उससे स्ट्रेस बढ़ता है और बार-बार, बार-बार कोई कहता है गलत किया डाइवोर्स लेके, कोई कहता है सही किया, कोई कहता है पहले ले लेना चाहिए था। सबके अपने-अपने ओपिनियन होते हैं। अब तेरा हुँ, क्या होगा? डाइवोर्सी से कौन शादी करेगा? बिल्कुल, जो है ना इसके सहारे जो थोड़ा बहुत पैसा है इसके सहारे ज़िंदगी कैसे होगी? बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल। मतलब कोई कहता है दूसरी शादी कर ले। हाँ, अलग-अलग, बिल्कुल, अलग-अलग अलग-अलग तरीके चीज़ें, से है कि दुनिया की बड़ी गंदी नज़रें हैं। कुछ कुछ ना कुछ, कुछ ना हर कुछ ऐसे पर्सन का चलता है। रिस्पेक्ट अलग होता है, खास तौर से फीमेल्स के लिए इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती हैं। होती है मैम। क्योंकि फीमेल्स अभी भी जो है ना सब इंडिपेंडेंट नहीं होती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती है। हुँ, मेल्स के लिए भी कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं। मेल्स के लिए थोड़ा इस तरीके की बातें कम इसलिए होती हैं क्योंकि मेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं बिल्कुल, और ये माना जाता है कि अरे आदमी को क्या है, शादी कर आदमी तो लेगा हो ही दूसरी, जाएगी, हाँ, हो ठीक है जाएगी, ना? औरत दूसरी पे ही शादी, जैसे सारा का सारा ठप्पा लग गया हो कि हाँ, अब ये बिल्कुल। बिल्कुल बेकार हो गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हुँ, तो ये दोगलापन तो डुअलिटी तो हमारे सोसाइटी में है है वो मैम, है, और एग्ज़िस्ट करती है, अच्छे-अच्छे वेल ऑफ फैमिलीज़ में भी है। बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती है वो। तो अब क्या हो रहा है कि वो आपके ऊपर डाइवोर्स का इम्पैक्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपके अंदर बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की मेमोरी है, वो हुँ, आपको हॉन्ट करती है और आप किसी इंसान के साथ चाहे वो 2 महीने रहे हों, 2 साल रहे हों या 20 साल के बाद आपका डाइवोर्स हो रहा हो, वो एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं आती क्योंकि बहुत सारे आपने गुड एंड बैड का मिक्सचर देखा होता है। मैक्सी तो क्या आपका खुद का ब्रेन ही उस टाइम पे कन्फ्यूज़ होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपका डिसीजन सही है या गलत है। हुँ, तो एक तो ऑलरेडी इतना कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन, आगे की इनसिक्योरिटी, ऊपर से बार-बार उसी चीज़ का रिपिटिशन, हुँ, बहुत कुछ इस तरीके का चल रहा होता है कि आपकी पूरी बैंड बजी हुई होती है अंदर से। हुँ, हुँ, और उस टाइम पर ना लोग अक्सर अनहेल्दी ईटिंग, कोई रूटीन फॉलो ना करना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो और इमोशंस को प्रोसेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अनहेल्दी बॉडी के साथ। तो अगर ओके, आप ऐसे में अच्छी प्रैक्टिसेस करें, ये समझें कि मुझे एक तो एक्सेप्टेंस करनी है कि हाँ, मेरे को दुःख है, तकलीफ़ है, मेरे साथ बुरा हुआ ही है या मुझे आगे के लिए इनसिक्योरिटी लग रही है, मेरे को तरह-तरह के फ़ियर्स लग रहे हैं कि क्या होगा, कैसे लॉन्ग टर्म में मैं अपने आप को सँभालूँ। बट मैं इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि अब यही मेरी लाइफ़ की रियलिटी है और मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो अगर आप इस तरीके से अपने आप को बार-बार सेल्फ टॉक के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी। और ऐसे में योगा, मेडिटेशन से लेके अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में इन्वॉल्व होना, कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ करना जो आपको पसंद है, जो आपको आगे के लिए सिक्योरिटी दे। आप ये देखें कि अब मुझे अपनी लाइफ़ को अगर खुद ही टेक केयर करना है, तो मुझे कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है फाइनेंशियली भी और सोशल नॉर्म्स में किस तरीके से एक डिसेंट वे में फिट होना है। अगर आपके पास बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करनी है, अपनी हेल्थ के लिए सिक्योरिटी आगे कैसे करनी है, बहुत सारी चीज़ों पे प्लानिंग करें और प्लानिंग करके हुँ, उस पे राइट एक्शन लें, तो धीरे-धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी तो वो जो एक स्ट्रेस का लूप था आपके अंदर, इनसिक्योरिटी का ठीक लूप है, था, वो ब्रेक हो जाएगा और आप स्ट्रिक्टली ऐसे लोगों से जो बार-बार क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए बात, आप उनसे स्ट्रिक्टली एक जो है ना
वॉल डिस्टेंस क्रिएट कर दें ये कि भाई बस मुझसे इन सब बारे में बातें मत करो। ना करो। अगर बात करनी है तो सोल्यूशन के बारे में बात करो कि मेरी बिल्कुल। लाइफ को सिक्योर करने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हुँ, जब आप इस तरीके से थोड़ा सा, ये किसी किसी को रूड लग सकता है, लेकिन वो बार बार प्रॉब्लम को डिस्कस कर करके, रिपीट कर करके आपको टॉर्चर कर रहे हैं, इससे तो बढ़िया है रूड लगने दो और साफ साफ बोल दो कि मेरी हुँ, लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव कर सकते हो, मेरी किसी तरह से मदद कर सकते हो, तो मुझसे बात करो इस तरीके से। क्योंकि ये तो मुझे पता ही है, जो स्टोरी आप मुझे दोबारा सुना रहे हो, मुझे रिवाइज क्यों करा रहे हो। राइट। तो आपको थोड़ा सा तो स्ट्रांग होकर बोलना ही पड़ेगा कि मुझे इसका रिवीजन नहीं करना है, मुझे अब ये बताओ आगे क्या करना है और आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि वो इमोशनल सपोर्ट तो मैं खुद को दे रही हूँ, मुझे और सपोर्ट चाहिए, वो आप दे दो मुझे। तो उसका रिपीटेशन बंद होते ही ना, रीइंफोर्समेंट जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो पुराने पैटर्न वीक पड़ने शुरू हो जाएंगे और आप नए अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ, जो आपको हिम्मत दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एस्टैब्लिश होने में, सिक्योरिटी देने में, किसी भी तरीके से कहीं पर भी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप रहें। तो इससे आपके अंदर वो पेन हर दिन कम होता चला जाएगा, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जाएगी और आप मूव ऑन हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बहुत दुखी होते हैं, तो एक ग्रीविंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आदमी को शॉक लगता है, शौक क्योंकि लगता जब है। हम शादी करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमारी शादी हैप्पी मैरिज रहेगी, बिल्कुल मैम, लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड सोचते हैं, बिल्कुल। है ना, कि हाँ, वही राइट। वाला कॉन्सेप्ट ना, कि डोली में गए हैं अर्थी पे उठेंगे, बस वही है हाँ, ना। हाँ। तो एक झटका लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि मैं हम मैं आसपास क्यों? हैप्पी कपल भी देख रहे होते बिल्कुल हैं, मैम, सो मैं व्हाई क्यों? मी, व्हाई मी? शिकायतें होता है, बिल्कुल, यही होता गुस्सा है। आता है। गुस्सा आता ठीक है। है, फिर हम कुछ पहले तो ना आपस में बातचीत करने की, थोड़ा बार्गेन करने की कोशिश करते हैं कि ले दे के समझौता हो जाए। एकदम डाइवोर्स डायरेक्ट नहीं होता, डाइवोर्स करने के फैसले के बाद भी पंचायतें बैठती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, बार्गेनिंग चलती है। मैम तो मेरा लेकिन मेरा क्वेश्चन यही भी था कि डाइवोर्स लेने से पहले मैम कौन-कौन से ऐसे एक्चुअली डाइवोर्स होने वाला है, बट उससे पहले हम प्रीवियस वो स्टेप्स कौन-कौन से हैं जिससे हम अपने डाइवोर्स को बचा सकें? क्योंकि मैम बहुत सारी आज आज बहुत सारे ये ऑडियंस है, बहुत सारे यंगस्टर्स है, मेल है, फीमेल है, जिनका डाइवोर्स मतलब कहीं न कहीं पे होने वाला है, बट वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे हम अपने पार्टनर के साथ पैच अप कर सकें, वापस अपनी लाइफ को एक अच्छे स्पेंड कर सकें। देखिए, अगर आप डाइवोर्स के प्रोसेस में जाते हैं ना, तो पहले कोर्ट भी आपकी काउंसलिंग कराता है। यस वो मैम। डायरेक्ट आपको डाइवोर्स नहीं दे देता है, वो पहले कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर आपको ना काउंसलर्स होते हैं जो आपको काउंसलिंग करते हैं, कि वो कोशिश करते हैं कि आपका रिश्ता अगर बचाया जा सकता है तो आपका बचा लिया जाए। बट बात ये है कि अगर दोनों लोग सोच चुके हैं और उनके अंदर बिल्कुल एक दूसरे के लिए लव, रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, तो वो कभी भी इस तरीके से, जो कोर्ट में काउंसलर्स होते हैं, जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस। उनकी बात कभी नहीं सुनते हैं। कुछ लोग जो चाहते हैं, विलिंग होते हैं, डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं और मनमुटाव के स्टेज पे ही वो पहले ही प्राइवेटली काउंसलिंग देते हैं, हम लोगों के पास आते हैं। हाँ मैम वही। ठीक है, लेकिन अगर कोई कोर्ट तक पहुंच गया, पहले काउंसलर के पास नहीं पहुंचा, पहले साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिला और वो कोर्ट तक पहुंच गया, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो किसी भी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट की बात को सुनकर समझकर अपना रिश्ता ठीक करना चाहता है। क्योंकि जो ठीक करना चाहता है वो कोर्ट तक नहीं पहुंचता, पहले वो साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है। वो ओके। है ना, कपल काउंसलिंग कपल काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहला तो यही इंपॉर्टेंट साइन होता है। फिर भी अगर कोई पहुंच गया, किसी को आइडिया नहीं था कि हम थेरेपिस्ट से मिलेंगे और हमारा रिश्ता ठीक हो सकता है, तो जब वहाँ पर सलाह दी जाती है तो वो हमेशा प्राइवेट काउंसलिंग प्रेफर करते हैं, कि हम राइट। किसी ऐसे वेल एस्टेब्लिश्ड थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से मिले जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जो हमें ज़्यादा क्वालिटी टाइम बता दे सके। सके। ठीक है, तो वो ऐसे, या वहाँ पर भी जो जितने काउंसलर बैठे थे उनकी भी बात ध्यान से सुनते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं जो डाइवोर्स का डिसीजन ले चुके थे, बट वो रिवर्स हो गए। और ऐसे मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैं केसेस यस देख मैम। चुकी हूँ जो सोच रहे थे कि अब डाइवोर्स ही एक ऑप्शन है, लेकिन उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। ओह। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जिसने कसम ही खा ली है कि अब तो तलाक ही एक ऑप्शन है, अब तो सुनना ही नहीं, या मुझे नहीं बदलना और इसकी गलती है, तो वो नहीं सुनेगा फिर वो उसे। नहीं सुनी कभी। तो बचाने को तो आपके घर वाले भी आपका डाइवोर्स बचा सकते हैं, बचाने को तो आपके थेरेपिस्ट भी आपकी मदद कर सकते हैं ना, किसी भी तरीके से ऐसे। बट जिसको बचाना होता है वो खुद के एफर्ट डालेगा और उसी का बच सकता है, क्योंकि किसी की सलाह से कभी किसी का घर नहीं बचता। उस सलाह को वो आदमी अगर मान ले, उससे घर बचता है। सलाहें तो आजकल इंटरनेट पे भी बहुत अच्छी बिल्कुल हैं, मैम। ठीक काफ़ी है। है। तो बात होता ये है। नहीं होती कि सलाह किसी आदमी के मुंह से निकली है या एआई के मुंह से निकली है या कहीं गूगल के आर्टिकल से गुड है या आर्टिकल किसी से। वीडियो से है। बात ये है कि उस सलाह को आप मानकर इम्प्लीमेंट कर कर अगर अपने अंदर चेंज करते हैं तो वो सलाह वैल्यूएबल बनती है।
फिर आप उसे क्रेडिट देते हैं कि भाई इन्होंने सलाह दी थी या ऐसे यहाँ से हमें इंसाइट मिला था। हम्म। बट अच्छी सलाह यूजलेस हो जाती है अगर उसे इम्प्लीमेंट ना किया जाए नहीं तो। किया जाए तो बचाया तो इस तरीके से जा सकता है, लेकिन अगर जब इस प्रोसेस में होते हैं हम कि डाइवर्स हो रहा है या हो चुका है, हो तो चुका वो है। जब आदमी बहुत कोशिशें कर लेता है ना फिर भी नहीं होता, तो वो एक टेम्परेरी डिप्रेशन वाले फेज में जाता है। कुछ हम्म। लोग इससे बाहर निकलने में ज़्यादा वक्त लगा देते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि आदमी किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपनी ही इनसिक्योरिटी की वजह से फंसा रहता है। उसे लगता है कि जैसा भी टॉक्सिक बॉन्ड भी है, लेकिन कुछ तो सिक्योरिटी है, कुछ इसके तो बिना मैं सिक्योरिटी और है, कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या जाऊंगी। करूँ। राइट। तो इसलिए मोस्टली लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में बड़े लंबे समय तक फंसे रहते हैं। हम्म। लेकिन जो इंसान अपने आप को स्टेब्लिश कर लेता है, स्ट्रांग बना लेता है, वो लिबरल हो जाता है ना, एक उसके अंदर इंटेलेक्ट डेवलप हो जाता है। उसको ये नहीं होता कि मेरे ब्रेड एंड बटर का क्या होगा या मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। वहाँ डाइवोर्स के डिसीजन फास्ट होते हैं। राइट मैम। मैम लेकिन मैम देखा है कि जब डाइवोर्स के बाद में हम नए रिलेशन्स बनाने की बात आती है, नए पार्टनर की ढूंढने की बात आती है, या किसी के साथ हमें लव भी करना पड़ता है, तो वहाँ पर मैम बहुत हम फियर होता है हमारे अंदर कि अब क्या करें, करे भी नहीं करे। हम्म। तो वहाँ पर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए क्या है ना, जब भी कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है, हाँ चाहे मैम। वो आपकी मैरिज से पहले का होता है या शादी करने के बाद ब्रेक होता है, हाँ, यस। तो क्या होता है कि हम सबको ना एक इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है, ट्रस्ट इश्यूज आते ट्रस्ट हैं। इश्यूज आता है। और एक ही पैटर्न आता है, व्हाट इफ अगर मेरे साथ दोबारा ऐसा हो गया तो फिर क्या से होगा? किसी ने मेरे को धोखा दे दिया या मेरी मैरिज या मेरा रिलेशनशिप वर्क नहीं करा तो क्या होगा। और ये बहुत ही नेचुरल है और सबके साथ होता है, सही। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो मेमोरी हमारे पास होती है, तो वो मेमोरी बेस्ड हमारा माइंड हमें सजेशन देता रहता है। और माइंड का बड़ा पॉजिटिव इंटेंशन होता है कि वो हमें बचाना चाहता है अगेन उस पेनफुल एक्सपीरियंस से। तो हमारा माइंड ही हमें हॉन्ट करता रहता है मेमोरी के पर बेस्ड होकर। हम्म। बट हमें समझना है कि वो पास्ट है, पास्ट एक्सपीरियंस को आप जर्नलाइज नहीं कर सकते। सो बड़ी लाइफ में ना अनप्रडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। हो सकता है कि दूसरा पर्सन भी आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया, अपने आप को हील नहीं किया, तो फिर से एक टॉक्सिक पर्सन आप अट्रैक्ट कर लें। फिर राइट। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को हील कर चुके हैं, क्लियर हैं, शांत दिमाग से हैं, तो इस बार आप सही तरीके से पेशेंस के साथ अपना पार्टनर चूज करेंगे, क्योंकि आप हील कर चुके हैं। अगर आप बिना हील करे जाएंगे रिलेशनशिप में, तो आपको हमेशा इनसिक्योरिटी होगी, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आप हर हमेशा उसकी लॉयल्टी चेक करना चाहेंगे, आप उसे बहुत सारी नैगिंग करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को हील कर लेंगे तो आप कभी जर्नलाइज नहीं करेंगे दूसरे का एक्सपीरियंस, तो आप फिर से भरोसा जमा पाएंगे। तो अगर आपको नई रिलेशनशिप एक्सप्लोर करनी है तो फर्स्ट हील योरसेल्फ। फर्स्ट चीज लियो सर। यस, जब तक आप अपने आप को हील नहीं मतलब करते। फर्स्ट स्टेप मैम ये है कि आपको हील करना है अपने आप को। हाँ, क्योंकि ट्रॉमा जैसा है ना, ट्रॉमा। डाइवोर्स, हाँ। डाइवोर्स इज लाइक अ ट्रॉमा। यस। तो फर्स्ट यू नीड टू हील योरसेल्फ। अनलेस यू हील योरसेल्फ यू फील इनसिक्योर, इनसिक्योर। and out of fear you again end up with a toxic relationship, you again Oh. attract the similar kind of person, यस। क्योंकि आप अनहील्ड हो। अनहील हो। तो इसलिए सबसे पहले हीलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इट टेक्स ओनली फ्यू मंथ्स। कुछ महीने आपने हीलिंग करने के बाद जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए, एकदम आप रिलैक्स हो जाओ, तब वाइजली आप देखो दूसरे पर्सन को आप डेट कर रहे हो, डाइवोर्स होने के बाद वो आप में क्यों इंटरेस्टेड है, राइट। उसकी खुद की लाइफ की स्टोरी क्या है। राइट। ठीक है, बहुत ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने, वो उनकी फर्स्ट मैरिज थी और उनकी जो वाइफ थी उनकी सेकंड मैरिज थी, और वो लेडी उनसे 6 साल बड़ी भी है। हम्म। लेकिन वो जो डाइवोर्सी थी वो उन्हीं के ऑफिस में काम करती थी, और जो भी उन लोगों की शुरुआत हुई तो उसी में उन्होंने जाना समझा कि इसकी जो फर्स्ट मैरिज ख़राब हुई वो हस्बैंड इसका टॉक्सिक निकल गया, नार्सिसिस्ट टाइप का था, इसको टॉर्चर करता था, ये लड़की इनोसेंट है। खूब अच्छी तरीके से समझा, और वो क्योंकि खुद को हील कर चुकी थी, वो मूव ऑन कर चुकी थी, तो वो खुश रहती थी। तो उनको वो बहुत स्ट्रांग लगी कि ये स्ट्रांग है, ये उस ट्रॉमा से बाहर आ चुकी है, दोबारा ट्रस्ट ये कर पा रही है, यू नो लाइक काम कर रही है अपना, इंडिपेंडेंट है। तो उस लेडी ने अपने आप को हील कर लिया था, और वो जॉब कर रही थी वहाँ पे। तो देखिए एक मैन जो कि अनमैरिड था वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, उन दोनों का हाँ। अच्छा बॉन्ड हो यस। गया। वो तो इत्तेफाक से उनको जो ये मेरे क्लाइंट हैं हाँ हाँ। उनको ओसीडी ट्रिगर हो गया, क्योंकि वो ओ। कुछ शेयर मार्केट वगैरह का काम कर रहे, थोड़ा लाइफस्टाइल वगैरह अच्छा नहीं था, तो उस सब की वजह से, और बहुत वायलेंस वगैरह देखते थे, तो उनके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आने लगे कि वो किसी को हार्म कर रहे हैं।
हम्म। तो तब मेरे से वो कंसल्ट कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि मैंने एक बार उनकी वाइफ से बात की कि उनकी वाइफ कि उनकी सेकंड मैरिज है और वो उनसे 6 साल बड़ी है। ओके। तो ऐसा भी होता है ना, आप अगर कोई भी मेल या फीमेल डाइवोर्सी हो तो कई बार आपको बिल्कुल वो पार्टनर भी मिल सकता है जिसकी फर्स्ट मैरिज हो, जिसकी बट वो फर्स्ट तब मैरिज हो। मिलेगा आपको जब आपने ऑलरेडी हीलिंग कर ली अपनी। हम्म। आप दोबारा से उसके सामने वही एकदम फ्रेश है, तो उसको लगेगा कि ये पर्सन कितना सॉर्टेड है, कितना स्ट्रांग है। बट अगर हम्म। आप बहुत ही वल्नरेबल वीक स्टेट में है तो बताइए, आपको कोई ऐसे शोल्डर देने के लिए तो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करेगा ना। आपकी एनर्जी लो है तो फिर आपको वो पॉजिटिव एग्जैक्टली हाई तो एनर्जी वाला नहीं हीलिंग मिलेगा। सबसे पहले बहुत एक्सेप्ट कर लो कि जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। दिस इज रियलिटी, एंड रियलिटी से फाइट नहीं किया जा सकता। रियलिटी से फाइट करने वाला हमेशा टॉर्चर होगा बहुत ज़्यादा। जो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है वो फ्री हो जाता है। और एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को हील करो, क्योंकि पेन को रिलीज करने में, इमोशंस को रेगुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम्म। आप ये तो अपने आप को बोल दोगे, लेकिन वो जो अंदर से इमोशंस स्टोर्ड है, वो जो मेमोरीज है, उन सबको फेड करने में, उन इमोशंस को रिलीज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अपने आप को कुछ मंथ्स दो, एकदम से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। यस मैम, जो बहुत तो जल्दी कुछ फटाफट फैमिलीज यस करती है मैम, ये बहुत बड़ा। मैम मैं भी देख पा रहा हूँ कि बहुत ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे ही डाइवोर्स या कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुई, बस फैमिली वालों को एक ही दिमाग में चलता है, दूसरी जल्दी से शादी शादी कर दो, जल्दी से शादी कर दो। नहीं, मैम टेक ए टाइम, 1 साल का गैप जरूर आराम से आपको मैम लेना होना चाहिए। चाहिए। मैम ये आप एक्चुअली काफ़ी ऑडियंस हमारी सुन रही है इस बात को। सो मैम अब मैं चाहूँगा इस बात को आप बिल्कुल ये बोलिए कि हाँ वाकई आपको एक टेक टाइम चाहिए और उसको वो रियलाइज़ करे अपने आप को। और जैसे आपने बोला हीलिंग को लेकर, मैम दैट इज़ गुड। वो अपने आप को हील करे, उस लेवल पे लेकर आए, हाई एनर्जी लेवल पे लेकर आए, जिससे उसको वो हाई एनर्जी वाले सामने एक पार्टनर मिल सके उसको। एग्जैक्टली ये हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें टाइम लगता है। सो एक 1 ईयर का टाइम ऐसा देखा गया है लोगों में, मैक्सिमम लोगों में, कि उनको सफिशिएंट रहता है जिसमें वो अपने आप को हील कर पाते हैं, एक्सेप्ट करके, अपने इमोशंस पर काम करके, और धीरे 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 वो अपने आप को इस माइंड फ्रेम में ला पाते हैं जिससे कि वो अगर विलिंग है नई रिलेशनशिप में जाने के लिए, जो कि चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक्सपीरियंस खराब रहा तो आगे भी एक्सपीरियंस खराब रहेगा, बट हाँ, आपको सोच समझ के स्टेप लेना है, क्योंकि कोई चीज़ आपके साथ एक बार हुई कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है तो फिर वो चीज़ आपको और पेन देने लगती है। बट मूव ऑन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है और मुझे ही स्ट्रांग बनना है, तो ऐसा भी करना है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कैसे बोलूँ, क्योंकि मैंने पिछले 13 सालों में बहुत वैरायटी ऑफ केसेस देखे हैं। यस मैम, तो आपके एक पास लेडी थी, तो उन्होंने क्या था, डाइवोर्स लिया था अपने हस्बैंड से, उन्होंने शादी नहीं की। जब उनका डाइवोर्स हुआ था तो 1.5 साल की बेटी थी उनके पास। ओ अब क्या हुआ कि उस बच्ची जब वो ग्रो हुई तो उसको थोड़ा बहुत इस तरीके से उतना सुविधाएं नहीं मिली। मिल पाई मतलब फैसिलिटीज। मदर ने काफ़ी अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करी, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो बच्ची में थोड़ा सा इन्फीरियरिटी आ गई थी। तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने कंसल्ट किया था। लेकिन उस लेडी ने, जब वो 1.5 साल की बेटी के साथ अलग हुई थी, तो उन्होंने अपने आप से वादा किया था कि मैं, मतलब वो टीचर थी, कि मैं ना अपनी बेटी को पालूंगी और मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे अब यही ज़िंदगी है, क्योंकि मुझे पति मिल सकता है, हो सकता है मेरी बच्ची को बाप ना मिले। हाँ मैम, राइट। तो इसलिए वो थोड़ा सा उस टाइम पर नहीं डिसीजन बना पाई ऐसे। उनके अपने जो बिलीफ थे, जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस थी, उन्होंने बहुत अच्छी सी परवरिश देने की कोशिश करी। बच्ची भी काफ़ी अच्छी और समझदार थी, लेकिन क्योंकि आजकल बच्चे आसपास देखते हैं, हाँ ये तो मैम। उन्होंने बेस्ट टू बेस्ट, उन्होंने जितने उनकी कैपेसिटी से भी बढ़कर उसको स्कूल में पढ़ा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो सारी डिमांड्स जो और बच्चे ला रहे थे वो नहीं कर पा रही थी। तो बच्चे को थोड़ा सा इन्फीरियर फील होने लग गया। यस। तो वो कि मैम 2-4 सेशन करेगी आपके साथ, तो अभी जो धीरे धीरे इसके साथ हो रहा है वो एकदम फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। तो वो बहुत स्ट्रांग लेडी लगी मुझे, उन्होंने अपने लिए डिसीजन लिया। तो वो टीचिंग भी करती थी, ट्यूशंस भी पढ़ाती थी, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपनी घर गाड़ी सब ले लिया था, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ पूरी रिस्पेक्ट से अपनी बेटी को बड़ा कर रही थी, सब कुछ था। तो हर इंसान का ना अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है, राइट आपको मैम। जैसे सुकून मिले, हाँ जैसे आपके अंदर मन गवाही दे। क्योंकि कई बार ना हमें बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है कि चलो ठीक है, मूव ऑन करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। देखो, गारंटी तो दूसरी शादी की भी नहीं मैम, होती। नहीं है मैम, ये फिर अगेन एक जुआ जैसा है, वही खेल रहे हो बात है। आप, हाँ हार भी सकते बिल्कुल, हो, जीत भी जी भी सकते हो। सकते हो। देखती आंखों तो आप अच्छा ही करोगे, लेकिन कई बार आंखों से देख नहीं पाते और बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझने से, देखने से छूट जाती हैं। तो ये तो हमेशा एक रिस्की वो है ही। तो अब बहुत सारे लोग इस रिस्क को लेते हैं और बढ़िया तरीके से जीते भी हैं।
वहीं कुछ लोग डिसीजन लेते हैं। तो हम कहते हैं जो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, जिससे आपको खुशी है, वही बेस्ट है। मैम तो क्या पुराने रिलेशनशिप को क्योंकि पुराने रिलेशनशिप के अंदर तो बहुत सारा टॉक्सिन्स था, अब वो एक नए रिलेशनशिप में जा रहा है, तो मैम क्या पुराने रिलेशनशिप के जो टॉक्सिन्स है वो क्या नए रिलेशनशिप के अंदर नहीं आनी चाहिए? वैसे नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैम फिर भी वो कहीं ना कहीं पे वो एक बोलता था वो बैक फेलियर जो हुआ था, बीच बैक फेलियर चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं पे अप्लाई हो जाता है, तो मैम उसके लिए कैसे किया जाए? देखिए क्या है ना कि जो पुराना है वो मेमोरी तो आपके पास रहती है। बिल्कुल रहेगी। मेमोरी में से पेन आप रिलीज कर सकते हैं, बट मेमोरी तो रहती है। तो अगर एक पर्सन कंपैरिजन करता है, मेरा पहला हस्बैंड या मेरी पहली वाइफ ऐसी थी, ये भी ऐसी है, वो कुछ आप कांस्टेंट कंपैरिजन करते रहोगे, आप किसी क्राइटेरिया में किसी को फिट करने की कोशिश करोगे, तो आप अपना अगला रिलेशन भी खराब कर लोगे। आप अपनी पुरानी मेमोरीज को अपने ऊपर हावी होने दोगे और उससे उस लेंस से देखने की कोशिश करोगे, और हर चीज़ में फियरफुल रहोगे कि रेड फ्लैग तो नहीं है, कहीं मेरे साथ फिर से वैसा तो नहीं हो वापस तो रहा नहीं हो है, तो रहा। आप अपनी रिलेशनशिप को खराब कर लोगे। क्योंकि थोड़ी बहुत तो सब इंसान में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव बातें होंगी। बिल्कुल। कभी तो वो भी गुस्सा करेगा ना आपसे, कभी तो वो भी रूठेगा, कभी तो वो भी कुछ छोटी मोटी बातों पे झूठ बोल सकता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम कंप्लीटली रेड फ्लैग है और आपके साथ फिर चीटिंग हो रही है। आप ओवर रिएक्ट करोगे, अगर हर चीज़ को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, तो आप दूसरे रिलेशनशिप में कभी फिट ही नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप पुराने एक्सपीरियंस को छोड़कर फ्रेश तरीके से उस शादी को अच्छी तरह से मेंटेन करोगे, अपना बेस्ट दोगे, सामने वाले को भी समझोगे, तो फिर आप ओवरकम कर जाओगे। कई बार क्या होता है, सेकंड मैरिजेस बहुत सक्सेसफुल होती है, यस। क्योंकि उसमें वो प्यार, सम्मान, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और कई बार फेलियर भी हो जाती है। तो फेलियर या सक्सेस ये इंसान के अपने इंडिविजुअल, जो भी उसकी मेमोरीज है, जो भी उसके इमोशंस है, उसको प्रोसेस करने का तरीका और एक्शंस पर डिपेंड करती है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता कि ये इसलिए फेल हुई है या इसलिए सक्सेसफुल हुई है। ये आपकी खुद की अपनी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है, आपकी जो स्किल्स है, उस पर डिपेंड करता है। मैम आज हमने बात करी डाइवोर्स को लेकर, बात करी मैम, रिलेशनशिप को लेकर बात करी, एंड लव को लेकर बात करी। मैम मैं पूछना चाहूँगा कि यदि हम तीनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो मैम आज एक अच्छी सक्सेसफुल रिलेशनशिप को हम चलाने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करके या हम देख कर अपनी एक अच्छी रिलेशनशिप को आगे तक कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ तक चला सकते हैं? इसके बारे में मैं अभी पॉडकास्ट के मिड में भी बता चुकी हूँ आपको कि एक रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको सॉर्टेड होना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर में लॉन्ग टर्म क्या चाहिए। यस मैम। आपके अगर खुद के कुछ ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड बैड एक्सपीरियंसेस हैं, तो पहले उस मेस को क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आप उस मेस के साथ किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो आपके खुद के फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ आपको हॉन्ट करते रहते हैं और आपको दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करने देते हैं। कांस्टेंट नैगिंग चलती रहती है, कंप्लेंट्स चलती रहती है, कंपैरिजन चलता रहता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को फिक्स करें, और अपने आप फर्स्ट। को फिक्स करने के बाद आप सामने वाले पर्सन को भी ये समझें कि उसके पास तो कोई ट्रॉमास या कुछ इस तरीके की बैड एक्सपीरियंस और चीज़ें नहीं है, राइट। कि आपने खुद को फिक्स कर लिया और वो अनफिक्स्ड है अभी ऐसे ही, तो वहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले इन बातों पर ध्यान दें, बिल्कुल। और वही कि कौन आपको एक्सेप्ट कर रहा है, कौन आपको फ्रीडम दे रहा है, कौन आपके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल केयर, हर चीज़ म्यूचुअल होनी चाहिए आपसी। ये नहीं कि एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं होता कि लड़के को घुटने पे बैठ के लड़की को फूल देना है या अंगूठी यस। पहनानी है। लड़की में भी इतने गट्स होने चाहिए कि वो भी घुटने पे बैठकर और लड़के को इस तरीके से पैम्पर कर सके। बिल्कुल। ये किसी एक जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सो अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी डिमांड्स तो अनलिमिटेड है और फाइनेंशियल बर्डन एक ही जगह जना झेल रहा है। तो आपको बहुत सारी इन चीज़ों पर बिल्कुल अपने दिमाग को क्लियर कर लेना होता है। जब आप इस तरीके से क्लियर कर लेते हैं और आप लॉन्ग टर्म के सामने वाले में देखते हैं कि उससे आपका थॉट प्रोसेस मिल रहा है, आपके बिलीफ मिल रहे हैं, आपकी वैल्यूज़ मिल रही है, आपका कल्चर सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना, हमने अपने फाउंडेशन ईयर्स में जो देखा होता है, जो बिलीफ बनाए होते हैं, वही जो होता है। कल्चरल इम्पैक्ट की कंडीशनिंग हमारी होती है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम ना किसी डिफरेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग वे में उसको ना हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब रियल लाइफ में आप किसी के साथ रहते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंसेस ना आप डेली बेसिस पे हैंडल नहीं कर पाते हैं, आपसे डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो। यस तो मैम। इसलिए इनिशियली इमोशन में बहकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि अगर मैं एक डिफरेंट रिलीजन में या डिफरेंट कल्चर हाँ, में यस। मैरिज करूँ, बिल्कुल। तो क्या लॉन्ग लास्टिंग इसको मैं सस्टेन कर पाऊंगी या कर बिल्कुल पाऊंगा। मैम।
तो बहुत सारी चीज़ें ना, ये जैसे मैं बीच में बताया था मैंने कि फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ की भी देखना बिल्कुल, ज़रूरी यस मैम, ये आपने है ना? बताया था। बहुत सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो इनिशियली ये सारी चीज़ें करके अगर अच्छी फाउंडेशन रखोगे, फाउंडेशन जितना मज़बूत होगी, उतना ज़्यादा ऊपर की बिल्डिंग बढ़िया होती है। तो ऐसे ही आपका रिलेशनशिप साल दर साल स्मूथ चलेगा। यस मैम। थैंक यू सो मच। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो आज जो आपको हेल्प करेगी अच्छे रिलेशनशिप को लेकर। एंड मैम ने आज ऐसी इंसाइट्स बताई है जिसको हम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके अपने रिलेशनशिप को और भी बेटर कर सकते हैं। सो वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच। आज हमने इतनी सारी बातें करी और रियली मैम मैंने भी आज इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा है मैम, कि एक अच्छे रिलेशनशिप को हम कैसे चला सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पार्टनर को, सामने पार्टनर को चूज़ किया जा सकता है, जो हम बता सकते हैं। एंड सो वंस अगेन मैम, जो इस पॉडकास्ट में आप आए एंड बहुत सारी हमने बातें करी। थैंक यू सो मच।